हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और आज की वीडियो में हम एक प्रोफेशनल पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे जिसके लिए इस वीडियो को हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है प्रोजेक्ट ओवरव्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे। सेकंड है डेटा एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पावर बीआई को एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डेटा इंपोर्ट करेंगे पावर बीआई के अंदर और फिर एक डैशबोर्ड बनाएंगे। थर्ड स्टेप आएगा डेटा प्रोसेसिंग एंड डेक्स क्वेरी। तो यहाँ पे हम पावर बीआई के अंदर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, डेटा प्रोसेस करेंगे और कुछ फॉर्मूलेज और फंक्शंस का यूज करेंगे नए कॉलम्स, चार्ट्स और टेबल्स बनाने के लिए। फोर्थ स्टेप होगा डैशबोर्ड एंड इनसाइट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली 2 डैशबोर्ड बनाएंगे और साथ ही उसके इनसाइट शेयर करेंगे और साथ ही साथ कुछ पॉइंट शेयर करेंगे जिसको आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद लास्ट और 5th पॉइंट आता है हमारा एक्सपोर्ट एंड शेयर। तो यहाँ पे हम लोग इस पावर बीआई डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग गिटहब पर अपलोड करेंगे और इस सेम लिंक को लिंक्डइन पर शेयर करेंगे और इस लिंक को आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो ताकि कोई भी रिक्रूटर आपका प्रोजेक्ट चेक कर सके। और इन सभी पॉइंट्स को एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाला ये सबसे पहला वीडियो होगा यूट्यूब पर। तो आप इसका पूरा फायदा उठाओ और अपने पावर बीआई स्किल्स को अपडेट करो। इस चैनल पर ऑलरेडी 3 पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और ये 4th प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल डैशबोर्ड। तो चलो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो डैशबोर्ड हम लोग बनाएंगे उसके अंदर 2 डैशबोर्ड जैसा मैंने बताया था। एक होगा आपका क्रेडिट कार्ड कस्टमर रिपोर्ट और दूसरा डैशबोर्ड जो है वो है आपका क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और राइट साइड पे आप ये देख सकते हो हमारा डेटा है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, वो क्रेडिट कार्ड डिटेल, दूसरा कस्टमर डिटेल। तो ये दोनों रिपोर्ट हम लोगों ने वीकली रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में जो टैब है ये वीक लेवल पे डेटा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वीक एक पूरा हमारा 1 जनवरी एक पूरा वीक हो जाएगा, 8 जनवरी सेकंड वीक हो जाएगा, 15 जनवरी थर्ड वीक और ऐसे करके लास्ट में जो सबसे लास्ट वीक होगा इसका इस पूरे ईयर का वो है 24 दिसंबर, ठीक है। तो वीकली अगर मैं किसको सेलेक्ट करता हूँ फिल्टर को तो मेरा पूरा डेटा वीकली लेवल पे आ जाएगा जो कि वीकली रिपोर्ट अगर मेरे क्लाइंट को देखना होगा तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसको सिर्फ 17 दिसंबर का पूरे वीक का दिखेगा, 7 दिन का। ऐसे 24 दिसंबर में पूरे वीक का डेटा दिखेगा उसको, ठीक है। अभी लिस्ट को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने मेल और फीमेल जेंडर के बेसिस पे सेलेक्ट किया है। अगर मैं मेल को सेलेक्ट करता हूँ मेरा पूरा डेटा फिल्टर आउट हो जाएगा मेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ और फिल्टर्स लगाए, लो, मीडियम, हाई। तो ये इनकम रेंज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे है। और ये मेरा कार्ड का टाइप है। तो ये जो कंपनी है 4 तरह के कार्ड्स देती है। एक हो गया हमारे पास ब्लू कार्ड, दूसरा हो गया सिल्वर और फिर आता है हमारा गोल्ड और फिर प्लेटिनम, ठीक है। तो उसके बेसिस पे पूरा डेटा सेग्रीगेट, तो उसके बेसिस पे आप फिल्टर लगा सकते हो। और ये जितने भी आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं फिल्टर्स, ये ट्री मैप के बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। ट्री मैप एक तरह का चार्ट होता है और ये Q1 Q2 का फिल्टर है। तो अगर आपको सिर्फ Q1 का डेटा देखना है तो इसमें सिर्फ Q1 का डेटा आएगा। Q2 का देखना है तो Q1 Q2 का मतलब होता है क्वार्टर के अंदर जैसे 3 महीने होते हैं तो जैन से लेके मार्च तक 3 महीने आए, इसको Q1 बोलते हैं। ऐसे ही Q2, Q3 और Q4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोगों ने जो मेन KPIs थे हमारे उसको कार्ड्स में डाला हुआ है। जैसे टोटल रेवेन्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट कितना आया वो मुझे जानना है, कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो एक इंपॉर्टेंट KPI है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कस्टमर ने कितना ट्रांजैक्शन किया और कितनी बार में वो ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड कैटेगरी, हम लोग कार्ड कैटेगरी के बेसिस पे रेवेन्यू, इंटरेस्ट और एनुअल फीस कार्ड का कितना उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट KPI है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉलम चार्ट्स बनाए हुए हैं जो कि रेवेन्यू को डिफरेंट मैट्रिक्स के बेसिस पे कंपेयर करता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो कस्टमर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं वो बिल में यूज़ करते हैं, ठीक है, बिल पे करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर एजुकेशन में अगर देखें तो ग्रेजुएट हैं। कस्टमर जॉब में देखें तो जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हमारे यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है और ये यूज चिप है। तो इन सभी KPIs को जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल डेटा सेट पर काम करने से आपको एक और फायदा होगा कि आपको फाइनेंशियल डोमेन का आपका जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगा। इसी के साथ जो हमारा सेकंड जो हमारा वीकली रिपोर्ट है जो कि है क्रेडिट कार्ड कस्टमर रिपोर्ट, तो अगेन ये भी वीकली लेवल पे ही है। तो यहाँ पे सारा वीक का यहाँ पे फिल्टर है और बेसिक सारे फिल्टर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे जैसे कि Q1 Q2 का हो गया, फिर ये इनकम बेसिस पे हो गया और कार्ड टाइप पे हो गया। यहाँ पे जो मेन इस पूरे डैशबोर्ड का, कस्टमर डैशबोर्ड का जो थीम है वो है मेल और फीमेल के कैटेगरी के बेसिस पे। तो फीमेल को हम लोग ने गोल्डन कलर दिया हुआ है और मेल को ब्लू कलर या टॉर्टाइज कलर बोल सकते हो वो दिया हुआ है, ठीक है। और इस सारे चीज़ों को हम लोगों ने इस 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें चार्ट है हमारे लिए वो है रेवेन्यू वर्सेस जेंडर। तो ये वीकली लेवल पे क्योंकि हमारा डेटा ही वीकली लेवल पे और ये वीकली रिपोर्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीक ऑन वीक कैसा परफॉर्मेंस है कैटेगरी जेंडर बेसिस पर, ठीक है। और ये डैशबोर्ड को बनाने के बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आपको सिर्फ एक बार ये पूरे डैशबोर्ड को डिज़ाइन करना होता है। जब हम लोग ऑफिस में भी करते हैं तो सिर्फ एक बार इसको टेम्पलेट आप बोल सकते हो, डिज़ाइन बोल सकते हो। जब एक बार ये फाइनलाइज हो जाता है, जब स्टेक होल्डर भी इसके साथ ओके होता है तो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट वीक इसको सिर्फ रिफ्रेश करना होता है,
ठीक है। आपके इसमें जैसे नेक्स्ट वीक का डेटा आएगा, आप उसको इसमें ऐड करो और इसको रिफ्रेश कर दो, तो सारे KPI जितने भी चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, सब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। उस चीज़ को भी इस वीडियो को मैं एंड में आपको शो करूँगा कि कैसे इसको अपडेट करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब भी आप रियल वर्ल्ड डैशबोर्ड्स पर काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड्स डाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट KPIs डाले हुए हैं, रेवेन्यू का, इंटरेस्ट का, और ये टोटल इनकम है क्योंकि ये कस्टमर बेस पे है। तो फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा टोटल इनकम कितना है जो कस्टमर्स हमारे पास है। और CSS होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, ठीक है। ये आउट ऑफ 5 है कि कितने सेटिस्फाइड हैं कस्टमर हमारे क्रेडिट कार्ड सर्विस से। तो अगर जैसे मेल कैटेगरी का चेक करें तो वो 3.17 है, सॉरी फीमेल का, और मेल का है 3.21। तो मेल थोड़े से ज़्यादा खुश हैं अपने कार्ड से। और अगर हम लोग बाकी कार्ड्स का देखें, जैसे प्लेटिनम का अगर देखता हूँ मैं, तो 2.72 कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर है, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। और फिर ये जो है ये एज ग्रुप के बेसिस पे है, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है। और ये टेबल जो मैंने बनाया है इसको कस्टमर जॉब के बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू से सॉर्टेड है अभी ये, बट अगर आप चाहो तो इसको, जैसे मैं इनकम के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर आप इनकम पे क्लिक कर दोगे तो अब ये इनकम से सॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जिसके पास इनकम है वो बिजनेसमैन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ और हमारे पास मैट्रिक्स हैं, जैसे कि एजुकेशन लेवल, मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंट काउंट, सैलरी ग्रुप और टॉप 5 स्टेट्स। तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स बिलोंग करते हैं, टेक्सास, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यू जर्सी, ठीक है। तो अगेन ये बेसिक सा बना हुआ है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने बहुत कम कलर का यूज़ किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप वैसा डैशबोर्ड बनाओ जो आप ऑफिस में यूज़ करते हो, ठीक है। तो ऑफिस में एक्चुअली इससे भी ज़्यादा सिंपल डैशबोर्ड यूज़ होता है, इतना कलरफुल नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो क्लाइंट है, उनको सिर्फ इनसाइड से मतलब होता है, ठीक है। ज़्यादा कलर डालने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच का बनाने का कोशिश किया, ज़्यादा कलरफुल भी नहीं, 2 ही कलर रखा है और थोड़ा सा सिंपल बनाया। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो लोग अपना प्रोजेक्ट लिंक्डइन पर शेयर करते हैं मेरे साथ, उसमें ये जो बैकग्राउंड कलर है, जो इसका कैनवास कलर है, उसमें बहुत ज़्यादा भड़कीला कलर लगा देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है, उसकी वजह से आप KPIs को पढ़ नहीं सकते। जैसे अगर मान लो मैं पूरे बैकग्राउंड को पीछे ब्लैक कर दूं, तो ये जो ब्लैक से नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये हाईलाइट होने में दिक्कत हो जाते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का इशू आ जाता है। तो आप थोड़ा सा कलर को सिंपल रखो, ठीक है। जो भी आप बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हो, आपका मेन फोकस होना चाहिए नंबर्स को पढ़ना, ठीक है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं, वो मेन फोकस होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए आपका कलर थीम, जो भी आप बनाना चाहो। अब हम लोग इसको पूरा समराइज करके मैं आपको प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। अगर आप पूछो कि प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट कार्ड वीकली डैशबोर्ड दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंसाइट्स into key performance metrics and trends, enabling stakeholders to monitor and analyze credit card operations effectively, ठीक है। तो ये मतलब उसको थोड़ा सा अच्छे में बता दिया। कुल मिला के ये करना, हम लोग को एक डैशबोर्ड बनाना है जो कि वीकली डैशबोर्ड होगा और ये हमारी वीकली परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले जो लोग इस वीडियो में यहाँ तक आ गए, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, उससे मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया और मैं इस तरह के और कंटेंट बना सकता हूँ। तो अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम SQL डेटाबेस। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डेटा को इंपोर्ट करने के लिए पावर BI के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को SQL के अंदर डेटा होना चाहिए, तभी उसको इंपोर्ट करेंगे। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपके पास SQL के अंदर डेटा होता है, क्योंकि डेटा पाइपलाइंस के थ्रू, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू डेटा हम लोग SQL डेटाबेस के अंदर लेके आते हैं। बट अभी आप तो रियल वर्ल्ड पे काम नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए हम लोग 3 स्टेप्स पे काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग CSV फाइल को प्रिपेयर करेंगे, दूसरा हम लोग टेबल बनाएंगे SQL डेटाबेस के अंदर, और फिर उसको हम लोग SQL डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट करेंगे। और फाइनली जब एक बार हमारा डेटा SQL डेटाबेस के अंदर आ जाएगा, फिर हम लोग उसको पावर BI से कनेक्ट करके डायरेक्टली हम लोग चार्ट्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और ये सारा डेटा जो भी इस वीडियो में यूज़ होगा, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो CSV फाइल दिखा रहा हूँ, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस बार मैं 2 लिंक दे रहा हूँ आपको, एक होगा गिटहब का लिंक, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा होगा गूगल ड्राइव का लिंक, ठीक है। तो आप 2 में से किसी एक जगह से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लिंक देख सकते हो। अगर आप गिटहब अकाउंट पे मेरे जाओगे तो एक फोल्डर, एक रिपोजिटरी होगा, क्रेडिट कार्ड फाइनेंस डैशबोर्ड, ठीक है। आप इसका मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अगर इस रिपोजिटरी के अंदर आओगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और वो दोनों लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप किसी भी एक लिंक का यूज़ करके फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो फाइल हम लोग यूज़ करेंगे, टोटल 4 फाइल होंगी जिससे हम लोग डेटा अपना बनाएंगे, जो कि 2 मेन फाइल होंगी। एक होगा आपका क्रेडिट कार्ड वाला फाइल और दूसरा होगा आपका कस्टमर फाइल, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड वाली फाइल से हम क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन वाला डैशबोर्ड बनाएंगे और कस्टमर से क्रेडिट कार्ड कस्टमर वाला डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। और ये जो कस्टमर ऐड है और ये जो CC ऐड है, ये एडिशनल डेटा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग जैसे नेक्स्ट वीक का डेटा को रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड एक ही बार बनता है, बार बार हर वीक में हम लोग डेटा को रिफ्रेश करते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड डेटा देख लेते हैं। आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ डेटा का मैं। सबसे पहले इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके अंदर टोटल हमारे पास 18 कॉलम्स हैं क्रेडिट कार्ड टेबल्स के अंदर। हाँ, यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप किसी भी स्किल पे किसी भी टूल पे काम करते हो तो पहले आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद आप आओ। ठीक है, अगर आपको पावर बीआई के बेसिक्स नहीं आते, एसक्यूएल के बेसिक्स नहीं आते या एक्सेल के बेसिक्स नहीं आते तो आपको प्रोजेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो आप शॉर्टकट मत अपनाओ, पहले आप बेसिक सीख के आओ। ठीक है, और जैसे इस वीडियो से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि जो माधव सेल्स डैशबोर्ड है, जो मेरा सबसे पहला पावर बीआई डैशबोर्ड वाला वीडियो है, आप वो देखो। उसमें बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया हुआ है, पूरा पावर बीआई का बेसिक समझाया। उसके बाद आप इस वीडियो पर डायरेक्टली आ सकते हो। ठीक है, हाँ, इस वाले कॉलम में दिक्कत कुछ नहीं है। आपको सिंपल इस कॉलम का जो लेंथ है, विड्थ है, उसको इंक्रीज करना। अगर आप इंक्रीज करोगे तो दिखने लगेगा डेट्स यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विड्थ कम थी इसलिए वो डेट्स को ऐसा दिखा रहा था, इसलिए आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम आता है हमारे पास वो है क्लाइंट नंबर। क्लाइंट नंबर का मतलब है कि कस्टमर नंबर आप समझ लो, कस्टमर आईडी समझ लो। दूसरा है कार्ड कैटेगरी। तो कार्ड कैटेगरी मतलब हमारे पास 4 टाइप के कार्ड हैं। तो अगर मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाऊं तो आप देखो, जैसे ब्लू कार्ड हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। ठीक है, एनुअल फीस जो है, एनुअल फीस का मतलब होता है कि हर कार्ड का एक फीस होता है, एनुअल चार्ज लगता है, तो वो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है। एक्टिवेशन 30 डेज का मतलब होता है कि जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया कि आपने 30 डेज के अंदर उसको एक्टिवेट किया कि नहीं किया ना, तो वो एक मैट्रिक है यहाँ पे। फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है। तो किसी भी कस्टमर को लाने के लिए कॉल पे बात होती है, सर्विस टीम होती है। अगर कोई इसके किसी प्लेस पे जाके उसको जब क्रेडिट कार्ड देते हैं या सर्विस देते हैं तो उसका कुछ पैसा लगता है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्विजिशन कॉस्ट का। ये वीक स्टार्ट डेट हो गया। तो ये कस्टमर है कौन से वीक में हमारे पास आए थे, ठीक है, कौन से वीक से इन्होंने स्टार्ट किया हमारे साथ सर्विस लेना, और ये वीक नंबर इसी की बेसिस पे यहाँ पे वीक नंबर है। ठीक है, तो हर वीक को एक नंबर दिया हुआ है। अब ये वीक नंबर कैसे दिया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर जैसे वीक 1 है मेरा 1 जनवरी को, है ना, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं जनवरी 1, 2023 में। तो ये संडे से लेके सैटरडे तक का मेरा एक वीक है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 7 तक वीक 1 आया। जो वीक 2 होगा वो मेरा 8 से लेके 14 होगा, और वीक 3 15 पे आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। वीक 1 ये हो गया। वीक 2 अगर आप देखो तो 8 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1 to 7 मेरा वीक 1 हो गया, और फिर 8 से जो भी नेक्स्ट 7 डेज होगा वीक 2 होगा, ऐसे वीक 3 वीक 4 जाएगा। ठीक है, तो सारा डेटा मेरा वीकली लेवल पे, क्योंकि हम लोग को वीकली डैशबोर्ड बनाना है। फिर यहाँ पे क्वार्टर डाला हुआ है मैंने, Q1 Q2। फिर ये हमारा करंट ईयर जो कि अभी 2023 है, बट जैसे जैसे इसमें डेटा ऐड होगा करंट ईयर भी हमारा 24 और बाकी ईयर्स भी ऐड होते जाएंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट लिमिट है। हर कार्ड का एक लिमिट होता है, आप कितना उस पर पैसा खर्च कर सकते हो। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे क्रेडिट लिमिट डिसाइड होता है आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका टोटल रिवॉल्विंग बैलेंस। टोटल रिवॉल्विंग बैलेंस का मतलब होता है कि पिछले महीने अगर आपको कुछ पेमेंट पे करना था वो इस मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसको टोटल रिवॉल्विंग बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट। आपने कितना ट्रांजैक्शन किया अपने क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो इस वीक के अंदर वीक 1 में टोटल कितना किया आपने और कितनी बार में किया हुआ है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका है वो है टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। मतलब मैंने 111 बार में 15,140 रुपये या 149 रुपीज़ खर्च किए हैं। उसका रीज़न ये कि जैसे अगर मान लो मैंने कोई बिल पे किया, कोई 100 रुपये 200 रुपये का बिल था, या मैं कहीं खाने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट्स में, उसका बिल पे किया, तो वो सब काउंट यहाँ पे हो रहा है। टोटल मैंने 111 टाइम्स में इतना पैसा पे किया अपने क्रेडिट कार्ड से वीक 1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मैट्रिक है वो है एवरेज यूटिलाइजेशन रेशो। तो एवरेज यूटिलाइजेशन रेशो 2 चीज़ों से निकलता है। सबसे पहला आपका क्रेडिट लिमिट कितना है और दूसरा आपका रिवॉल्विंग बैलेंस कितना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये वैल्यू आती है। एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इसको टोटल रिवॉल्विंग बैलेंस को डिवाइड करो क्रेडिट लिमिट से। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0.46 आया है, जो कि ये सेम वैल्यू है। ठीक है, अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ उसको। तो इससे हमारा एवरेज यूटिलाइजेशन वैल्यू निकलता है। जितना कम होगा एवरेज यूटिलाइजेशन रेशो आपका, उतना अच्छे आप कस्टमर माने जाओगे बैंक के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। और फिर ये आपका यूज चिप। तो यूज चिप का मतलब आपने किस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया। जैसे अगर आपने कहीं स्वाइप किया या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया कार्ड का डिटेल डाल के, या चिप। फिर आपका एक्सपेंडिचर टाइप, आपने कहाँ पे पैसा खर्च किया, बिल्स, एंटरटेनमेंट्स, ट्रैवल के अंदर, वो सब है। इंटरेस्ट अर्न है, तो ये बैंक को कितना पैसा अर्न हुआ। नेक्स्ट आता है आपका डेलिक्वेंट अकाउंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है कि डिफ़ॉल्ट अकाउंट। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये लोग डिफ़ॉल्ट कर गए, ये लोग अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाता है। तो ये हमारा पूरा डिटेल हो गया क्रेडिट कार्ड के अंदर। अब हम लोग इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कस्टमर टेबल। तो पहले इसको भी
से क्रॉस करो, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो। इसमें भी सेम कस्टमर आईडी या क्लाइंट नंबर होगा ताकि दोनों टेबल को हम लोग ज्वाइन कर सकें। फिर हमारा कस्टमर का एज है, जेंडर है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब या तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या तो उनके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन लेवल है, मैरिटल स्टेटस है, स्टेट है मतलब कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये सारा डेटा एक्चुअली डॉलर्स में है, इसमें आप जो भी पैसा का चीज़ें देखोगे क्योंकि ये यूएस का डेटा है, ठीक है। तो ये भी जो स्टेट के कोड देख रहे हो आप, ये यूएस के हैं। जिप कोड है, फिर आपका है कार ओनर, तो कार ओनर है कि नहीं, यस या नो, वो यहाँ पे दिया हुआ है। हाउस ओनर, अगर उसने पर्सनल लोन ले रखा है, यस या नो। कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेलुलर टेलीफोन, किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कस्टमर जॉब है, वो क्या करते हैं, और उसकी इनकम है। और सबसे लास्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है आपके बैंक से। ये 1 to 5 के बीच में होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 1 से लेके 5 के बीच में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हो गया कस्टमर का डेटा। तो अगर इसमें हम लोग देखें टोटल कॉलम्स हमारे पास है 15। तो ये हो गया हमारा टोटल डेटा जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर इन फाइल्स को इंपोर्ट करना। तो ये आ गया हम लोग एसक्यूएल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेटाबेस के अंदर। तो मुझे एक नया डेटाबेस बनाना है। दो तरीका है, एक तो यहाँ पे सिंपल मैं राइट क्लिक करके डेटाबेस कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि मैं क्वेरी टूल में जाके क्रिएट करूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होंगे जो कि डिफरेंट डेटाबेस जैसे माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके लिए सेम फॉर्मेट होगा। आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस और जो भी डेटाबेस का नाम देना होगा, तो मैं दूंगा क्रेडिट कार्ड डीबी क्रेडिट कार्ड डेटाबेस, ठीक है। उसको कर दूंगा रन। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल रन हो गया, मतलब हमारा ये डेटाबेस बन गया। अगर देखना है तो यहाँ पे राइट में रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो ये CBDB मतलब डेटाबेस बन गया है, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा क्वेरी। तो अब मेरा क्वेरी इस डेटाबेस के लिए रन होगा। एक चीज़ मैं क्वेरी लिखने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं स्कीमा में जाता हूँ और उसके बाद अगर टेबल्स आप देखोगे तो ब्लैंक है ना, अभी कोई टेबल नहीं है। पर जब हम टेबल एक बार बना लेंगे तो यहाँ पे टेबल्स आपको दिखेंगी, ठीक है। और टेबल बनाने के लिए सबको पता ही होगा CREATE क्रिएट टेबल, और जो भी टेबल का नाम हो। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं CC _ नाम डिटेल दे रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डिटेल शॉर्ट है वो। आप कोई भी नाम रख सकते हो। इसके बाद आपको कॉलम्स के नेम देने होते हैं डेटा टाइप्स के साथ, ठीक है। तो अगर आपको जो कॉलम्स के नेम देने होंगे वो ये सब होंगे, जैसे क्लाइंट नंबर और कार्ड कैटेगरी और एनुअल फीस। ये नेम सेम होना चाहिए, आप स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते इसका, ठीक है। अदरवाइज इंपोर्ट होने में इशू हो जाएगा। और इसके अंदर 18 कॉलम्स है, तो आपको 18 कॉलम्स यहाँ पे बनाने होंगे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आप टेंशन मतलब सभी का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आप जिस भी फोल्डर में आप जाओगे, चाहे गिटहब पे या गूगल ड्राइव पे, आपको ये क्वेरीज भी मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे डेटाबेस में चल जाएगा, तो आप ये टेंशन मत लेना कि एसक्यूएल डेटाबेस है कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्रेडिट कार्ड डिटेल, और उसके बाद ये सारे मेरे कॉलम्स के नेम और डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये पे जो आखिरी में जो कोलन लगा है, ये तो आपके ऊपर ऑप्शन रहता है, इसको आप लगा सकते हो। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज होना चाहिए। तो अगर ये रेड दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा और ये ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पे एंड में, ठीक है। अब इसको करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल, तो हमारा टेबल बन गया है। तो अगर अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो CC डिटेल आ गया, जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाया, ठीक। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा अपना टेबल बना लेता हूँ जल्दी से, जो कि होगा कस्टमर डिटेल टेबल। तो यहाँ पे मैं वो क्वेरी पेस्ट कर रहा हूँ कस्टमर डिटेल की। तो यहाँ पे मैंने टेबल का नाम रखा है कस्टमर डिटेल, और फिर उसके कॉलम्स के नेम है, ठीक है, जो कि CSV फाइल के अंदर है। इसको भी सिंपल कर देंगे रन, और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये दोनों टेबल आ गए, CC डिटेल और कस्ट डिटेल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इस टेबल के अंदर डेटा लेके आना, ठीक है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ तो ये सब कुछ खाली होगा। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम CC डिटेल, इसको अगर करता हूँ रन तो आप देखो खाली है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम्स के नेम तो है अपने पास, बट डेटा नहीं है। तो आप डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो डेटा इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका होता है, जब भी CSV फाइल से आपको इंपोर्ट करना होता है, तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल फंक्शन मुझे लगता है वो है कॉपी। तो ये कॉपी फंक्शन क्या करेगा, इस टेबल के अंदर सारी वैल्यू कॉपी कर देगा जो कि CSV फाइल के अंदर है। तो कॉपी मुझे करना होगा इसको, तो मैं यहाँ पे उठाऊँगा इस टेबल का नाम और इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद कॉपी कहाँ से करना है, तो फ्रॉम, और जिस भी लोकेशन में आपकी फ़ाइल है तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग कोड्स लिखेंगे। उस कोड्स के अंदर .csv फाइल आएगी आपकी, ठीक है। और जो फाइल आपने जहाँ पे सेव करी है उसका लोकेशन। तो जैसे मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए अपने माई PC में D ड्राइव के अंदर सेव किया हुआ है। तो जो सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड डिटेल, तो वो ये वाली फाइल है। तो अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन दिया हुआ है D, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा
और सिंपली आपको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको फाइल का नेम पेस्ट करना है। तो फाइल का नेम को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट। ठीक है, .csv आगे लगा देना। और याद रखना ये सब कुछ कोट्स के अंदर होना चाहिए। अगर आप देख लो स्टार्टिंग में कोट्स है और आखिरी में, मतलब कोट्स के अंदर सारा कुछ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेलीमीटर। तो यहाँ पे होगा डेलीमीटर, और डेलीमीटर का मतलब जो आपकी फाइल है वो कैसे सेपरेटेड है, जैसे हमारे कॉमा सेपरेटेड है तो अगेन कोट्स के अंदर कॉमास, क्योंकि CSV जो फाइल होती है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, तो वो यहाँ पे कॉमा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरा CSV हेडर। ठीक है, तो जो हमारा फाइल का जो CSV होगा उसी का हेडर चाहिए, तो उसको उठा के मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया। और कितना हुआ है 10,108। ठीक है, टोटल इतनी रोज़ होंगी इस फाइल के अंदर, वो सारी फाइल इसके सारा डेटा आ गया है। अगर आपको चेक करना है डेटा आ गया है तो आप इस पे जाओगे, इसको करोगे सिंपल रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया, यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, अगर आप ये PostgreSQL के अंदर ये वर्क करेगा। अगर आप MySQL कर रहे हो तो उसका इंपोर्ट करने का दूसरा तरीका होगा, आपको यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो CSV फाइल को। और सेम तरीका मुझे इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, सेम तरीका मुझे क्रेडिट कार्ड वाले के लिए भी कस्टमर के लिए भी करना होगा। तो दूसरी टेबल हमारी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कस्ट डिटेल, और इसी को उठा के मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा कस्ट डिटेल। तो जो CSV फाइल है उसका नाम है कस्टमर। ठीक है, उसको मैं सिंपल कॉपी कर रहा हूँ। लोकेशन तो सेम है, तो लोकेशन चेंज नहीं होगी, वो है डी ड्राइव है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया customer.csv, डी ड्राइव में है। डेलीमीटर सेम रहेगा और आपका CSV हेडर भी सेम रहेगा। तो इसको भी मैं कर देता हूँ कॉपी, मतलब रन। और अगर अब आप देखोगे कस्टमर डिटेल, तो आप देख सकते हो कस्टमर डिटेल के अंदर भी डेटा आ गया। ठीक है, तो हमारी दोनों टेबल बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा पावर BI पे जाके इसको कनेक्ट करना है SQL डेटाबेस को, और फिर फाइल को पावर BI के अंदर इंपोर्ट करना इस सेम टेबल को। तो ये आ गए हम लोग पावर BI के अंदर। अगर आप ऐसा कभी होता है कि अगर आप पावर BI के अंदर आते हो, आपसे साइन इन के लिए आपसे कोई ईमेल आईडी वैसा कुछ मांगता है, तो उसमें क्रॉस बटन आप चुपचाप क्रॉस कर दीजिए। अगर आप उसमें ईमेल आईडी डालोगे तो उसमें क्रेडेंशियल्स मांगेगा और फिर वो पंगा हो जाएगा। ठीक है, वो पेड सर्विस है, वो अलग चीज़ है। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, जो कि पावर BI डेस्कटॉप है। अगर आप टॉप में देखोगे तो पावर BI डेस्कटॉप लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कोई ईमेल नहीं चाहिए। अब हमारा सबसे पहला स्टेप आता है इसमें गेट डेटा, जो कि डेटा हम लोग इंपोर्ट करना है। तो मैं जाऊंगा मोर में, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं डेटा को इंपोर्ट करने का। ठीक है, अगर एक्सेल फाइल है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास CSV फाइल है तो आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेटाबेस का। अगर आप डेटाबेस पे आते हो तो यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेस है। SQL सर्वर डेटाबेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ये है PostgreSQL, और यहाँ पे MySQL। तो अगर आपके पास MySQL डेटाबेस है तो आप MySQL पे क्लिक करके कनेक्ट कर दोगे। मेरे पास Postgre है तो मैं Postgre पे करूँगा। ठीक है, अगर मैं MySQL पे करूँगा तो एरर दे देगा क्योंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो जैसे PostgreSQL डेटाबेस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, सेम टू सेम MySQL भी होगा, उसमें एक पैसे का भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा मैं आपको बता भी दूंगा, अभी टेंशन मत लो आप इसका। तो मैं करता हूँ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़, चाहे MySQL हो या PostgreSQL हो, उस हिसाब से सर्वर नेम पूछेगा और डेटाबेस पूछेगा। ठीक है, तो सर्वर नेम मेरा है, अगर आप Postgre यूज़ कर रहे हो तो आप आंख बंद करके लोकल होस्ट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सर्वर है वो लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल है, इसलिए लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। और डेटाबेस जो है, जो कि हम लोगों ने बनाया था, याद है, क्रिएट डेटाबेस, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था, ये CCDB मतलब क्रेडिट कार्ड डेटाबेस था, वहाँ से। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस का नेम ये है। ठीक है, सेम नेम, सेम चीज़ वहाँ पे दिख रहा है आपको। और सेम टू सेम अगर आप इस पर आओगे PostgreSQL पे और इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो कनेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको होस्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, जो कि लोकल होस्ट है, जो कि हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं सर्वर में। ठीक है, और डेटाबेस हमारा है क्रेडिट कार्ड मतलब CC और DB। तो आप जो भी डेटाबेस का नाम रखोगे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर MySQL में बनाया तो वो डेटाबेस का नाम आएगा, और जो मैंने PostgreSQL में बनाया वो आएगा। तो सेम नेम आना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी एक वर्ड का, एक कैरेक्टर का भी चेंज आएगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेरी तब करते हैं जब आपका डेटा लाइव क्लाउड पे हो, आप उसको चेंज करना चाहो, कोई क्वेरी लिखना चाहो, स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा उठाना चाहो उस पूरे डेटाबेस में से, तो आप डायरेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हो। अभी के लिए मैं सिंपल उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा ओके। तो आप देख सकते हो जो मेरा डेटाबेस है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। दोनों टेबल आ रही हैं, लोकल होस्ट के अंदर क्रेडिट कार्ड DB, और उसके अंदर दोनों जो मेरी टेबल्स है दोनों दिखा रहा है, जो अभी हम लोगों ने बनाई, क्रेडिट कार्ड डिटेल और कस्टमर डिटेल। तो यहाँ पे सिंपल मैं लोड क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लूँगा। बट उससे पहले ऐसा हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे SQL डेटाबेस के साथ, चाहे वो MySQL या Postgre हो, तो उस केस में आपसे वो क्रेडेंशियल्स मांगेगा। ठीक है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो जब वो आपसे यूज़र नेम मांगेगा तो आप डेटाबेस पे आओगे PostgreSQL पे, इस पर राइट क्लिक करोगे, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाओ आप।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शंस में जाओ, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको होस्ट नेम मिल जाएगा, लोकल होस्ट, जो कि अभी हम लोगों ने यूज़ किया। और जो आपसे यूज़र नेम मांगेगा, वो जो कि मैं सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ, अभी नहीं दिखा रहा, वो है आपका यूज़र नेम होगा पोस्टग्रेस, ठीक है, POSTGRES। तो आप इस पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके देख सकते हो। तो ये पोस्टग्रेस जो है ये आपका यूज़र नेम हो जाएगा। और पासवर्ड आपका होगा, जब आपने पहली बार पोस्टग्रेस SQL को इंस्टॉल किया होगा तो एक पासवर्ड आपने सेटअप किया होगा जिसको मास्टर पासवर्ड बोलते हैं, वो पासवर्ड आपको डालना होगा। और अगर आप भूल गए वो पासवर्ड तो आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वो पासवर्ड और ये यूज़र नेम के बेसिस पे आप वहाँ पे डाल के क्रेडेंशियल्स में उसको जब आप कनेक्ट करोगे तो आप सेम इसी पेज पे आ जाओगे नेविगेटर पे, ठीक है। मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हो तो जैसे कि अगर मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, जब आप इस पे जाओगे उसके बाद आप ऑल में भी जा सकते हो। ऑल में जाने के बाद आप आओगे PostgreSQL में, यहाँ पे है, इसको करूँगा क्लिक, कनेक्ट। तो जैसे अगर आप मान लो PostgreSQL की जगह आप MySQL में होते और यहाँ पे आपसे वो सर्वर पूछता, तो सर्वर के लिए आप क्या करोगे, तो सर्वर के लिए आपको यहाँ पे लोकल होस्ट का एड्रेस डालना होगा, ठीक है। वो एड्रेस ये होता है, तो आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 127.0.0.1, ठीक है, ये एड्रेस होगा। इसके साथ आपको कोलन लगा के पोर्ट नंबर डालना होगा जो कि 3360 है, ये फिक्स होता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो कि कैसे MySQL को पावर BI के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। तो मान लो मैं ऐसे डालता जो भी 127.0.0.1, उसके बाद कोलन लगाऊंगा मैं, और कोलन लगाने के बाद 3306, तो ये हो जाएगा मेरा। उसके बाद मैं डेटाबेस का नेम जैसे हम लोगों ने बनाया CCDB, वो डाल के यहाँ पे आप सिंपल ओके कर दोगे, आपका भी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ जो कि है लोकल होस्ट, और जो हमारा डेटा है वो CBDB था, CCDB। तो करता हूँ ओके, ये आ गया। दोनों टेबल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको लोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ सेकंड लेगा और डेटा हमारा लोड हो जाएगा पावर BI के अंदर। इसके बाद आप सिंपल जैसे काम करते हो पावर BI के अंदर वैसे आप डैशबोर्ड बना सकते हो नॉर्मली, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया है, तो आप राइट साइड में देख सकते हो पब्लिक CC डिटेल आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे कॉलम्स आ गए हैं, और ऐसे ही CC कस्टमर डिटेल है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इसको आपको, ये अभी हम लोग रिपोर्ट व्यू के अंदर, हम लोग चलते हैं टेबल व्यू में, तो टेबल व्यू में आप आराम से टेबल को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आप फंक्शंस, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, सपोज करो अगर किसी भी रीज़न से, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी काम है कनेक्ट करना डेटाबेस को, अगर किसी भी रीज़न से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो SQL डेटाबेस को, या फाइल को अपलोड नहीं कर पा रहे हो SQL डेटाबेस में, तो उस केस में आप फाइल को क्या करोगे, गेट डेटा में जाओगे और यहाँ पे आप CSV फाइल को इम्पोर्ट कर लोगे, ठीक है। जो हम लोग जिस फाइल की हेल्प से हम लोगों ने SQL डेटाबेस बनाया उसको आप इम्पोर्ट कर लेना, तब भी आप इसी सेम पेज पे आ जाओगे, ठीक है। आपके पास भी दोनों फाइल आ जाएंगी और फिर हम लोग एक साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, जो कि होगा डेटा प्रोसेसिंग एंड डेक्स क्वेरीज। तो थर्ड स्टेप को शुरू करने से पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो आप सिंपल Ctrl+S प्रेस कर सकते हो, या तो आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो। तो ये फाइल का नेम पूछ रहा है, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट। इसको आप सेव कर लो, क्योंकि अगर ये क्लोज हो गया तो आपको फिर से डेटा कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा SQL डेटाबेस के साथ, इसलिए अच्छा है कि सेव कर लो। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ डाउनलोड्स के अंदर, क्रेडिट कार्ड एनालिसिस एक फोल्डर, उसके अंदर मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर सेव, ये हमारा जो फाइल है सेव हो गया, ऊपर आप नेम देख सकते हो उसका। अब हम लोग चलते हैं टेबल व्यू के अंदर। तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आप डेटा के अंदर नल वैल्यूज़ चेक करते हो, डेटा क्लीन करते हो, तो उसके अंदर अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है वो चेक करते हो। बट ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रोसेसिंग आप पावर BI के अंदर या किसी भी डेटा विजुअलाइजेशन टूल के अंदर मत करो, आप पहले उसको SQL डेटाबेस के अंदर कर लो, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप चीज़ें करोगे, ज़्यादा फिल्टर्स लगाओगे, ज़्यादा फॉर्मुलेस फंक्शंस यूज़ करोगे, तो आपका डैशबोर्ड स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप डैशबोर्ड ओपन करोगे तो पहले वो सारे फॉर्मूले, सारे फंक्शंस रन करेगा, फिर सारी वैल्यूज़ पॉपुलेट करेगा, मतलब अपडेट करेगा चार्ट्स और टेबल्स के रूप में, तो वो स्लो हो जाएगा आपका डैशबोर्ड। तो अभी तो जैसे जो भी हमारा डेटा है पूरा क्लीन है, क्योंकि SQL डेटाबेस पे इसको हम लोगों ने अपलोड किया है एक्सेल फाइल के थ्रू, तो वहाँ पूरा डेटा क्लीन था। बट आप एक बार हाई लेवल चेक कर लेना, जैसे कि एज के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ ना हो, जेंडर चेक कर लेना, ठीक है। जो भी कॉलम्स हैं वो आप चेक कर लोगे, तो ये सब डेटा प्रोसेसिंग के पार्ट आता है। नेक्स्ट आता है डेक्स क्वेरीज। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से फंक्शंस, कौन से फॉर्मूलेज या कौन सी मैट्रिक्स बनानी है उसके बेसिस पर। जैसे एक होगा कस्टमर एज, ठीक, कस्टमर एज के बेसिस पर, मैं कस्टमर एज के बेसिस पर चार्ट नहीं बनाना चाहता, ऐसा इसलिए मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज करो मैं कस्टमर टेबल में जाता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं।
थोड़ा सॉरी, इधर आ जाओ भाई। ठीक है, कस्टमर टेबल में आ गया। कस्टमर एज को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और कोई भी एक सुंदर सा चार्ट ले लेते हैं, सपोज करो स्टैक चार्ट ले लेते हैं, और इसके बाद मैं इसको कस्टमर को देखना चाहता हूँ इनकम के बेसिस पे। अब देखो आप चार्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, ये एज है और ये चार्ट है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इससे कुछ सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जो बीच मिड एज वाले हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हमारे हैं, बट इससे कुछ इंसाइट निकल के नहीं आ रही। तो मैं चाहता हूँ कि कस्टमर एज जो कि नंबर्स में अभी 1 2 मतलब जैसे 23 24 नंबर्स में है, मैं चाहता हूँ कि वो एक ग्रुप में एक बकेट में बन जाए, ताकि चार्ट्स मेरे थोड़ा देखने में ज़्यादा इंसाइटफुल हो जाए, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए। ठीक है, और सेम चीज़ करूँगा मैं इनकम के साथ भी, क्योंकि इनकम भी सेम ऐसे बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स में होगा, बट उसको मैं ग्रुप में बनाना चाहूँगा। तो उसके लिए हम लोग डेक्स क्वेरी का यूज़ करेंगे और एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ। चाहे तो आप एक नया मेजर भी बना सकते हो। मैं अभी के लिए एक नया कॉलम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो न्यू कॉलम मिलता है जिस टेबल के ऊपर आप सेलेक्ट करोगे। तो अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कस्टमर डिटेल टेबल के ऊपर और फिर जा रहा हूँ न्यू कॉलम में। ठीक है, और कॉलम का नेम पूछ रहा है, तो कॉलम का नेम हम लोग दे देते हैं एज ग्रुप। ठीक है, और अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्विच फंक्शन का। तो स्विच फंक्शन क्या करता है कि जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो उसको ये हैंडल करने में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन बोला है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रू। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन मैंने दिया है ट्रू, तो जब भी कंडीशन ट्रू मैट होगी तो ये जो वैल्यूज़ है इनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सुंदर लिखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा हूँ नीचे वाली लाइन में, और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रू के नीचे लिखेंगे सबसे पहला हम लोग का जो वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर दिया हुआ है इसने। ठीक है, स्विच फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है डिफरेंट वैल्यूज़ को डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू एक्सप्रेशन, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो जो हमारा सबसे पहला वैल्यू होगा वो होगा क्या है, कस्टमर। तो टेबल का नाम मैं लिख रहा हूँ कस्टमर डिटेल। ठीक है, और हम लोग जो भी अभी वैल्यूज़ चाहिए वो हम लोग को एज कॉलम के ऊपर चाहिए। तो कस्टमर एज, ये मेरा कॉलम है, इसको उठा रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि वैल्यू हो जैसे अब मुझे डिफरेंट बकेट्स बनानी है। तो पहला जो बकेट बनेगा वो बनेगा 20 से 30 एज का, या आप बोल सकते हो लेस देन 30 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेस देन 30, और इसके बाद आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैं कॉमा करूँगा तो ये पूछ रहा है कि रिजल्ट 1, वैल्यू अगर ये होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट मैं कोड्स के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट आपको कोड के अंदर लिखना होगा। तो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ 20 to 30, तो ये एज ग्रुप होगा 20 to 30, या आप उसको लेस देन 30 भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। मेरे डेटा सेट में शायद मिनिमम वैल्यू 20 एज की, इसलिए मैं 20 to 30 लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसको लेस देन 30 एज ग्रुप भी डाल सकते हो। अब जैसे ही आप कॉमा डालोगे, अब आपसे पूछ रहा है वैल्यू 2, सेम इसी तरीके से आपको करना होगा। तो अब फिर से हम लोग लिखेंगे कस्टमर एज, सेलेक्ट करने के लिए टैब को यूज़ करो आप, और इस बार तो ये लेस देन 30 इसमें सारा कुछ आ गया। तो यहाँ पे होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने लेस देन लिखा तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू को इंक्लूड कर रहा हूँ 30। और जब इसके साथ एक और कंडीशन लगानी होती है तो हम लोग डबल एंड का यूज़ करते हैं, तो ये AND वाला एंड ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं अगेन लिखूँगा कस्टमर एज, और इस बार मैं बोलूँगा लेस देन 40। ठीक है, तो 30 से 40 का एक ग्रुप बन जाएगा, और इसको जैसे ही आप कॉमा करोगे अब आपसे पूछेगा रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे रिजल्ट 2, तो रिजल्ट 2 हो जाएगा मेरा 30 to 40। तो ये एक मेरा दूसरा ग्रुप बन गया या एज कैटेगरी बन गया। सिमिलरली सॉरी, मैंने एंटर प्रेस कर दिया इसलिए पूरा रन हो गया। एंटर प्रेस नहीं करना, शिफ्ट एंटर प्रेस करना। सिमिलरली मुझे बाकी ग्रुप बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, हर बार इसको लिखने से अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे पेस्ट, और फिर से एक और बार पेस्ट, और फिर देखते हैं। तो एक हो गया हमारा 30 to 40। अब जो होगा हमारा वो होगा 40 to 50। ठीक है, यहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा मैं 40 to 50। ऐसे ही मैं यहाँ पे बना दूंगा अब 50, तो 40 to 50 हो गया। अब हो जाएगा 50 to 60। ठीक है, यहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा मैं 50 to 60। और जो सबसे लास्ट मेरा ग्रुप होगा, सॉरी फिर से एंटर दबा दिया, शिफ्ट एंटर, जो सबसे लास्ट होगा वो होगा पब्लिक एज के बेसिस पे ग्रेटर देन। तो हम लोगों ने 60 को यहाँ पे लेस देन लिखा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ठीक है, इसके अंदर जितनी वैल्यूज आ जाएंगी सब आ जाएंगी, और इसको मैं नाम दे दूंगा 60+।
ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 ग्रुप्स बन गए, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 टू 60 और 60 प्लस। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं एक और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ कि अगर ये कोई भी कंडीशन, मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेटर देन 60 में सारे आ जाएंगे और लेस देन 30 में भी सारे आ जाएंगे, बट फिर भी मैं एज अ बेस्ट प्रैक्टिस उसको ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ पे एक लास्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा वो है अननोन। ठीक है, अब इसको आप रन कर सकते हो तो आप देखो कोई एरर नहीं देगा और ये हमारे पास कस्टमर का ग्रुप बन के आ गया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, हमारे पास जितने हम लोगों ने 5 ग्रुप बोले थे 5 के 5 ग्रुप बन के आ गए। इसी तरीके से सेम टू सेम मेथड को, सेम फंक्शन को यूज़ करके हम लोग एक और ग्रुप बनाएंगे इनकम के बेसिस पे, और इसका भी सेम रीज़न है क्योंकि डेटा को हम लोग ग्रुप करके देख सकते हैं। तो इसको मैंने पहले चेक कर लिया है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से ग्रुप बना सकते हो। तो मैंने देखा कि 35 से लेके 70,000 के बीच में एक ग्रुप बनेगा, लेस देन 35,000 से एक ग्रुप, और उसके बाद एक जो 70,000 से ऊपर कमाने वाले हैं उनका एक अलग ग्रुप। ठीक है, जिनका इनकम है। तो सेम फंक्शन, सेम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। पहले मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ चलते हैं हम लोग न्यू कॉलम का, और इस बार हम लोग इसको नाम देंगे इनकम ग्रुप। और उसके बाद जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग सिंपल स्विच, उसके बाद इसमें हम लोग बोलेंगे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ट्रू होती है तो उसके बाद हम लोग बाकी कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे इनकम टेबल, इनकम कहाँ पे है, ये है। तो ये हो गया इनकम, इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ क्योंकि इसको बार बार यूज़ करना होगा। तो इनकम हमारी होनी चाहिए लेस देन 35,000। तो अगेन ये कैटेगरी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं 35,000, आप जो चाहे वो कैटेगरी बना सकते हो बेस्ड ऑन कि थोड़ा सा डेटा थोड़ा इंसाइटफुल होना चाहिए, है ना। तो ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ लो इनकम या लो कैटेगरी, आप अपने हिसाब से नेम भी दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से शिफ्ट एंटर दबा रहा हूँ, अब आएगी वैल्यू 2। तो इसको अगेन मैं सेम पेस्ट कर दे रहा हूँ और इस बार बोल रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35,000 और एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ और सेम अगेन इसको पेस्ट करूँगा और इस बार बोलूँगा लेस देन 70,000। ठीक है, और इस बार जो कैटेगरी का नाम होगा उसको मैं दे रहा हूँ मीडियम, और फिर से कॉमा लगाया, शिफ्ट एंटर, और इस बार फिर से एक वैल्यू दे रहा हूँ। तो अब मैं दे दूंगा 70,000 से ऊपर। तो वहाँ पे हम लोगों ने लेस देन लगाया था, इक्वल्स टू का साइन नहीं था, तो अब मैं इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 70,000। ठीक है, और इसलिए इस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे हाई। और लास्ट में अगर इसमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, वैसे तो होगा नहीं, बट अगर बाई चांस नहीं होती तो आप हमको आउटपुट में अननोन दे दो और ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंटर। तो यहाँ पे अननोन आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है फॉर्मूला में। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, दोनों लेस देन नहीं हो सकते, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करना था। ठीक है, दोबारा एंटर करते हैं, अब आप देख सकते हो सही हो गया। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा आया मीडियम, तो इसकी रेंज है 37,000, तो मतलब ये 35 से लेके 70 के बीच में आता है, तो मीडियम है। अगर लो देखते हैं तो ये 1200 है, तो ये लो है। और अगर हम लोग हाई देखते हैं तो ये हाई है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये मोर देन 70,000 है। ठीक है, मतलब हमारा फॉर्मूला सही है। तो ये तो हो गया हमारा एज और इनकम ग्रुप के ऊपर हम लोगों ने जो फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे, वो है रेवेन्यू के लिए। तो उसके लिए सिंपल मैं एक नया कॉलम बनाना चाहता हूँ जो कि मुझे रेवेन्यू दे दे। ठीक है, अब जो रेवेन्यू एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आप रेवेन्यू कैसे उसको कैलकुलेट करते हो। जो रेवेन्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में बोलते हैं कि रेवेन्यू का फॉर्मूला ऐसा होगा, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जो मेरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर, उसके हिसाब से मैं बेसिक सा रेवेन्यू एक कॉलम बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं कुछ चार्ट्स बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इस वाले टेबल पे जो कि हमारा मेन टेबल है, क्रेडिट कार्ड टेबल, और इसमें मैं चलूँगा, न्यू कॉलम कर रहा हूँ इस वक्त, और न्यू कॉलम का नेम देता हूँ मैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू के लिए मैं सिंपल आई थिंक 3 या 4 कॉलम में एक बार देख लेते हैं। तो रेवेन्यू के लिए मैं सिंपल कुछ कॉलम्स को ऐड करूँगा, जैसे कि एनुअल फीस कितना है, तो वो एक मेरा रेवेन्यू होगा। तो अगर मैं इसको चलता हूँ, पब्लिक क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस कहाँ पे है, एक ये होगा रेवेन्यू, इसमें सिंपल ऐड करूँगा
टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट, फिर से चलते हैं, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कहाँ पे है, ये है टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट। सिंपल प्लस करूँगा, एक सेकंड, प्लस करने से पहले यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट अर्न, ठीक है, तो ये भी मेरा रेवेन्यू में जाएगा। तो इंटरेस्ट अर्न अगर आप देखोगे ये, ठीक है, सिंपल एंटर कर दूंगा तो एक नया कॉलम बन जाएगा, रेवेन्यू का मिल जाएगा। तो इसने क्या किया होगा, इसको, ये जो हमारा इंटरेस्ट अर्न है इसको कॉपी किया होगा, मतलब इसको ऐड किया होगा अमाउंट को, और जो हम लोगों ने एक सबसे पहले डाला था एनुअल फीस, ठीक है, इन तीनों को सम करके उसने एक अलग से हमको कॉलम दे दिया रेवेन्यू का, ठीक है। तो इसका मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें अगर आप देखोगे रेवेन्यू, ये आ गया मेरे रेवेन्यू, इसको मैं कार्ड कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप देखो एक चार्ट बन गया यहाँ पे, सबसे ज़्यादा हमारा रेवेन्यू आ रहा है ब्लू कार्ड से, ठीक है, तो उसका ये वाला यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक अभी मैट्रिक को यूज़ किया हुआ है, किसी एक कॉलम को यूज़ किया हुआ है जो कि कार्ड कैटेगरी रेवेन्यू के लिए। इसके अलावा मैं कोई भी मैट्रिक को यूज़ कर सकता हूँ जिसके बेसिस पर हम लोग रेवेन्यू को देख सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम लोग आगे करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है ये वीक ऑन वीक के लिए बनाया है। तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ जो कि वीक ऑन वीक कंपेरिजन कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ वीक नंबर। तो वीक नंबर हमारा एक्चुअली ऐसा है, वीक 1 फिर वीक 2 ऐसा करके है। तो ये एक्चुअली उसको सॉर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे मैं इसको सॉर्ट करने का कोशिश भी करता हूँ तो ये सॉर्ट नहीं हो रहा है। इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड, वैल्यू में आओ इधर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये सॉर्ट नहीं हो रहा है ना, ये 1 के बाद सीधा 10 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एक और यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बना ले रहा हूँ जो कि वीक नंबर मुझे देगा। तो वापस मैं चलता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपको देखने में समझ में आए कि वीक नंबर बनेगा कैसे। तो जैसे एक ऑलरेडी मेरे पास वीक नंबर है, तो मैं इस टेबल पे क्लिक करूँगा पहले, और यहाँ चलूँगा मैं न्यू कॉलम पे, और इस कॉलम का नाम मैं दे दे रहा हूँ वीक नंबर 2, ठीक है, वीक नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वीक नंबर 1 है, ठीक है। और इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है वीक नम का, ठीक है। तो ये आपको वीक नंबर देता है। अब पूछ रहा है डेट, तो सिंपल मैं बोलूँगा हमारे पास जो डेट है वो है स्टार्ट डेट वाला कॉलम। तो अगर आप आओगे लास्ट कॉलम में स्टार्ट डेट, ठीक है, इसको कर दूंगा सिंपल एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक नंबर इसने जनरेट कर दिए हैं। तो इसने यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब वीक नंबर 2 होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वीक नंबर 2 है, ठीक है। और अगर आप इसको सॉर्ट करोगे तो हमारा वीक भी सॉर्ट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, इसको बोलता हूँ असेंडिंग, तो ये 1 आ गया। तो अभी अब मेरे पास सबसे टॉप में वीक 1 होना चाहिए, वीक 1 हो गया, ठीक है, मतलब सॉर्ट हो रहा है। तो अब उसका देखो बेनिफिट मैं बताता हूँ क्या होगा वीक नंबर 2 का। कहाँ पे, ये वाला, अगर इसको मैं ऐड कर देता हूँ, सिंपली सम नहीं करना है, आप यहाँ पे करो, यहाँ पे आप करो डोंट समराइज़, ठीक है। जैसे आप डोंट समराइज़ करोगे ये सिंपल नंबर्स में आ जाएगा। अब इसको आप सॉर्ट करोगे तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है, और हमारा वीक भी सॉर्ट हो गया। तो ये वीक नंबर का यूज़ हो रहा था, मतलब सिंपल सा फंक्शन लगा के मैंने किया है। और ये क्यों किया मैं आगे बताता हूँ। तो अभी जैसे इसमें अगर मैं रेवेन्यू ऐड करता हूँ, कहाँ पे है रेवेन्यू, ऐड हो जा भाई। तो ये रेवेन्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। पहली चीज़, मुझे रेवेन्यू डेसिमल में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी ऑटो दिया हुआ है, इसको हम लोग कर देते हैं 0, तो अब वो डेसिमल हट जाएगा। अब क्या करना है कि जैसे अभी मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करना है वीक ऑन वीक, ताकि मैं डिफरेंस निकाल सकूं, ठीक है। तो अभी करंट वीक का मुझे रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करेंगे या एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे चलूँगा मैं न्यू मेजर में, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ करंट वीक रेवेन्यू, ठीक है। और उसके लिए फार्मूला यूज़ करूँगा मैं कैलकुलेट, ठीक है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन देख सकते हो, ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स, ठीक है। तो आप इसमें फिल्टर्स की हेल्प से एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। कुल मिला के इसके अंदर फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे करूँगा सम। तो हम लोग को सम चाहिए रेवेन्यू का, है ना। तो मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है। तो यहाँ पे मैं चलूँगा पब्लिक, और जो कॉलम मैंने बनाया रेवेन्यू का, तो वो मुझे मिलेगा सीसी में रेवेन्यू, ठीक है। और इसको करता हूँ क्लोज, कॉमा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा फ़िल्टर।
तो आप फिल्टर देख सकते हो, रिटर्न्स अ टेबल दैट हैज़ बीन फिल्टर्ड। ठीक है, तो ये कुल मिला के एक टेबल और या कॉलम के ऊपर जो भी आप एक्सप्रेशन के बेसिस पे या जो भी कंडीशन के बेसिस पे आप फिल्टर करोगे उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया फिल्टर। फिल्टर के बाद मैं बोलूँगा ऑल। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ सारी वैल्यूज़ को फिल्टर करे। तो अभी देखो पूछ रहा है टेबल नेम या कॉलम नेम, तो मुझे चाहिए टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा होगा क्रेडिट कार्ड डिटेल, जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। इसको कर रहा हूँ ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अभी आप देखो क्या पूछ रहा है, फिल्टर एक्सप्रेशन। तो आपको किस कंडीशन के बेसिस पे उसको फिल्टर करना है, तो हम लोग को फिल्टर करना है वीक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग को जो भी रेवेन्यू चाहिए वो वीक नंबर के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा यहाँ पे पहले कॉलम को बुलाएंगे और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा वीक नंबर। तो अगर आप देखोगे कहाँ पे है, वीक नंबर 2, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इज़ इक्वल्स टू, इसको हम लोग फ़िल्टर करेंगे मैक्स, और मैक्स के बाद ये पूछ रहा है कि आपको कॉलम नेम देना होगा। ठीक है, तो कॉलम नेम सेम कॉलम को हम लोग फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, वीक नंबर 2 को कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, और सिंपल आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीनों ब्रैकेट क्लोज हो गया। आप सिंपल एंटर प्रेस कर दो तो हमारा एक नया मेजर बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर उसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अगर आप देखो तो कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, इसको मैं 0 हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, बट अभी डिफरेंस क्या आएगा वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। रुको मैं इसका थोड़ा और साइज़ बढ़ा देता हूँ यार। वैल्यू, ठीक है, अब इसका क्या डिफरेंस आएगा वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को टोटल नहीं चाहिए, यहाँ पे टोटल थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो उसको आप टेंशन मत लो क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है हमको। तो मैं टोटल को यहाँ से हटा दूंगा। हाँ, तो ये हमारा गया करंट वीक। इसी तरीके से मुझे प्रीवियस वीक का चाहिए होगा ताकि उन दोनों का डिफरेंस करके हम लोग वीक ऑन वीक चेंज निकाल सकें। ठीक है, तो प्रीवियस वीक के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा। तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, अगेन न्यू मेजर करूँगा और सेम पूरा का पूरा फार्मूला Ctrl+V। अब यहाँ पे करंट वीक की जगह मैं कर दूंगा प्रीवियस वीक। ठीक है, प्रीवियस वीक रेवेन्यू सेम सब कुछ रहेगा। कैलकुलेट करना है हमको सम किसका, रेवेन्यू का, और उसके लिए उससे के लिए हम लोग को फिल्टर करना है कस्टमर टेबल, सॉरी क्रेडिट कार्ड टेबल को किसके बेसिस पे, रो नंबर के बेसिस पे। मैक्सिमम लेना है रो नंबर को, बट इसमें एक कंडीशन आएगी कि मैक्सिमम से एक कम लेना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे -1 लिया मैंने, और इसका रीज़न क्या है, जैसे आप इसको एंटर करोगे तो अभी आपको दिखेगा। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब आप देखो इसका मैंने -1 क्यों लिया है, पहले तो इसका डेसिमल हटा देता हूँ। अब आप देखो इसने क्या किया, -1 लेने के कारण इसने एक ऑफसेट कर दिया है, एक शिफ्ट कर दिया है। तो जो सबसे पहला वैल्यू था जो वीक 1 के लिए, अब वो वीक 2 के लिए शिफ्ट हो गया। ऐसी सारी वैल्यू एक एक वीक के लिए शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये 10-3 था जो 103 वैल्यू यहाँ पे आ गया, 105 उसके नेक्स्ट लाइन में आ गया, 114 नेक्स्ट लाइन में आ गया। सारी वैल्यू शिफ्ट होती जाएंगी एंड तक। तो हमारे पास जो सबसे लास्ट वीक है 52 वीक, उसकी वैल्यू जो है ये सेकंड लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट होगी। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं डिफरेंस निकाल सकूँ। अब सिंपल हम लोग को वीक ऑन वीक परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि करंट वैल्यू क्या है मेरी, फाइनल वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, उसको डिवाइड करते हैं प्रीवियस वैल्यू से। प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को पता लगे कितना चेंज हुआ है, अगर प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर में प्रीवियस वैल्यू आती है। तो इसके लिए सिंपल हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे इस टेबल पे और चलेंगे अगेन न्यू मेजर पे, और इस कॉलम का नाम देंगे हम लोग वीक ओवर वीक रेवेन्यू। ठीक है, और इसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा डिवाइड, क्योंकि हम लोग को डिवाइड करना है। और डिवाइड किसको करना है, सबसे पहले आप देखो न्यूमरेटर पूछ रहा है फॉर्मूले में। ठीक है, तो न्यूमरेटर होगा मेरा करंट वीक। तो करंट जो मेरा रेवेन्यू है इसको ये माइनस करे प्रीवियस रेवेन्यू से। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब पूछ रहा है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर प्रीवियस के हिसाब से होगा। ठीक है, प्रीवियस को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हो गया सिंपल वीक ओवर वीक। इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, कहाँ पे आया है, ये रहा। तो ये आ गया वीक ओवर वीक। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ परसेंटेज में, और डेसिमल 2 है, नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं प्रीवियस वीक को उठा के पहले डाल रहा हूँ, बाद में करंट वीक को डाल रहा हूँ, ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस वीक को उठा के करंट वीक के पहले ले आएंगे। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो पहले 103
समथिंग वैल्यू था, अब 105 हो गया, मतलब 1.7% से इंक्रीज़ हुआ है। पहले 105 था, 114 हो गया, तो 9% से इंक्रीज़ हुआ है। पहले 114 था, अब 107 हो गया, जो कि डिक्रीज़ हुआ 6% से। ठीक है, तो ये हमारा वीक ऑन वीक कंपैरिजन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप वीकली रिपोर्ट को बनाते हो। ठीक है, तो इसको क्लाइंट को दिखा सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अब वीक नंबर का ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ, और सम ऑफ रेवेन्यू का ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको भी हटा रहा हूँ मैं। तो ये हमारा फाइनली टेबल बन के तैयार हो गया है। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हो। एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट वीक है सबसे ऊपर रहे, तो वीक नंबर से मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा, ताकि जब भी डेटा रिफ्रेश हो तो मेरे लास्ट के जो भी टॉप 5 वीक्स हैं वो सबसे ऊपर आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो वीक नंबर से सॉर्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 52 वीक है हमारा, वो डिक्रीज़ हुआ है 12.8% से। लास्ट वीक वो 107 था, अभी 93 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीक ऑन वीक कंपैरिजन कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप डैशबोर्ड बनाते हो, वीकली डैशबोर्ड बनाते हो, और ये इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक और चीज़, इस वीडियो में जितने भी डेक्स क्वेरी हम लोगों ने यूज़ किया है, फंक्शंस और फॉर्मूलेस, वो सभी आपको PDF में मिल जाएंगे, जो कि आपको गिटहब और गूगल ड्राइव के लिंक पे मिलेगा। ठीक है, तो उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लो। अब हम लोग चलते हैं अपने 4th स्टेप पर, जो कि होगा डिज़ाइन डैशबोर्ड एंड क्रिएट इनसाइट्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नया शीट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं डैशबोर्ड का। तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक है, स्पेलिंग में अगर कोई गड़बड़ हो तो आप एक बार देख लेना। और इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करके इसको कर दे रहा हूँ 32, और बोल्ड। तो कुछ फॉर्मेटिंग होगी वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है। इसका हम लोग अपना सबसे पहला चार्ट बनाएंगे, ये वाला, जो कि है लाइन और स्टैक कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन, और उसमें हम लोग क्वार्टर के बेसिस पे देखना चाहेंगे। तो उसको मैं उठा के डाल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और मुझे देखना होगा रेवेन्यू, जो कि हमारा मेन पैरामीटर है या KPI है। और रेवेन्यू में देखना चाहता हूँ ट्रांजैक्शन काउंट के साथ। ठीक है, कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे रेवेन्यू देखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, जो कि काफ़ी लोगों को डाउट आता है इस चीज़ का, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो कि अगर आप देखो तो Q1 Q2 Q4 जो है, ये ऑर्डर, मतलब ये सॉर्टेड नहीं है ना। तो सॉर्ट करने के लिए आप ये जो 3 डॉट दिख रहा है, इसमें जाओ, और यहाँ पे आपको मिलेगा सॉर्ट एक्सेस। तो मैं चाहता हूँ आप क्वार्टर के बेसिस पे सॉर्ट करो। अब आप देख सकते हो Q1 Q2 Q3 Q4 पे सॉर्ट हो गया। अगर आपको और मतलब सॉर्ट करने का, तो असेंडिंग कर दो, तो Q1 पहले आ जाएगा, फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया, तो अभी ये ठीक लग रहा है। अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि इसका कलर चेंज करना है, तो आप आओ कॉलम्स में ब्लू कलर है, आप इसकी जगह कोई कलर और ले सकते हो। आप मोर कलर में जाओ, यहाँ से आप जो भी कलर आपको ठीक लगे, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है, या थोड़ा सा ये, इस कलर को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, और ये ट्रांसपेरेंसी लेवल है, तो ये डिपेंड करेगा आपके बैकग्राउंड के हिसाब से। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 5 रख दे रहा हूँ। एक और काम करते हैं, इसका कैनवास का कोई कलर सेट करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें बैकग्राउंड से। तो कैनवास बैकग्राउंड में आइए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कहीं भी स्क्रीन में ये जो पूरा कैनवास है वाइट कलर का, इसमें बाहर क्लिक करिए, किसी चार्ट पे क्लिक मत करना, कहीं बाहर क्लिक करो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आप देखो मिलेगा कैनवास बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसका मैं कलर ले रहा हूँ, ये वाला ग्रेश कलर, और इसका आपको जो ट्रांसपेरेंसी है, इसको आपको 0 करना होगा, तभी आपको बैकग्राउंड कलर दिखेगा। ठीक है, अब दिख रहा है, तो सही है। और इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे इस लाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है, तो आप आओगे लाइन में, और यहाँ पे कलर मिल जाएगा लाइन का, कलर्स, और आप जैसे कि मैं ले लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है, वो थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट रहेगा। और ये ऑलरेडी Q1 Q2 लिखा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता ये नीचे क्वार्टर लिखे, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो मैं आऊँगा इधर एक्स एक्सिस में, और इधर एक्स एक्सिस का टाइटल होगा, इसको आप हटा दो, तो क्वार्टर हट जाएगा। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस में आप चाहो तो रेवेन्यू हटा सकते हो, बट मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सेस हैं, एक वाई इधर है, एक वाई इधर है ना, 2 एक्सेस हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और लेजेंड भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन किस चीज़ का है तो वो पता लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इसमें इसका मैं टाइटल ऑन कर दूंगा। जैसे अगर आप देखते हो ये टाइटल यहाँ पे ऑफ हो जाता है, तो टाइटल को ऑन करके इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा, और यहाँ पे टाइटल आप जैसा चाहो वैसा खुद का रख सकते हो। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेवेन्यू टोटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ऐसा आप इसका
नेम भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और फॉर्मेट करना है इसमें, जैसे कि मुझे इसमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, जो पता लगना चाहिए क्या वैल्यू है, तो आप इस चार्ट पे क्लिक करो, अगेन आओ फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा लेबल्स। ठीक है, आप इसको ऑन कर दो, ऑन हो जा भाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, और इनको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो आप देख सकते हो, जैसे कि इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, सॉरी तो डिक्रीज़ हो गया यार, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, बोल्ड चाहो तो बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, कलर चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। एक चीज़ और मैं करना चाहता हूँ, एक्स और वाई एक्सिस, खैर एक्स एक्सिस तो मेरे पास बंद है, वाई एक्सिस में जो वैल्यूज़ है उसको बोल्ड करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं बोल्ड हो जाएं ताकि थोड़ा देखने में ठीक लगे। तो ये हमारा एक चार्ट बन के तैयार हो गया। तो पावर बीआई के अंदर चार्ट बनाना काफ़ी ईजी होता है, आप बस एक चार्ट बना लो, उसको प्रॉपर फॉर्मेट कर लो, उसकी हेल्प से आप बाकी सारे चार्ट बना सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टैक बार चार्ट, और इसको मैं इसमें ऐड करता हूँ पहले रेवेन्यू, और मैं देखना चाहता हूँ कि रेवेन्यू कैसे मेरा एक्सपेंड हुआ, तो एक्सपेंडिचर टाइप के हिसाब से। ठीक है, तो ये मेरा एक चार्ट बन गया। अब देखो इसको फॉर्मेट करना कितना इजी है। मैं जाऊँगा, इसको पहले वाले को क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट हो जाना चाहिए ये। इसके बाद आप फॉर्मेट प्रिंटर पे आओ और इसको क्लिक कर दो। अब देखो सारी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई, देख रहे हो। तो ये इसका काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे अब मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए था, अगेन मैं जाऊँगा फॉर्मेट में और एक्स एक्सिस को कर दूँगा ऑफ, जो वैल्यू है इसको ऑफ, तो यहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू नहीं दिखाएगा, और टाइटल को भी कर दूँगा ऑफ। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये रेवेन्यू के बेसिस पे चार्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि नीचे रेवेन्यू अलग से लिखे हुआ। ठीक है, और आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो, तो जैसे कि रेवेन्यू बाय एक्सपेंडिचर टाइप। तो ये हमारा एक और चार्ट बन के तैयार हो गया। और इसमें कुछ आपको बेसिक सेटिंग्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप जब इनको चार्ट को साइज़ छोटा करोगे तो आप देखो ये जो एंटरटेनमेंट है ये फिट नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप अगेन आओ फॉर्मेट में, आप चलो ये किस में, वाई एक्सेस में, तो आप आओ वाई एक्सेस में। यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम विड्थ लिखा हुआ है, अगर आप इसको इंक्रीज़ कर दोगे तो आप देखो एंटरटेनमेंट यहाँ पे फिट हो रहा है। ठीक है, बट आप ट्राई करना जितना मिनिमम विड्थ रख सको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज पूरा चार्ट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा एक चार्ट बन गया रेवेन्यू बाय एक्सपेंडिचर। अब सिमिलरली हम लोग बाकी मैट्रिक्स को यूज़ करके और चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि अब मुझे बनाना है एजुकेशन के बेसिस पे। अगर आप देखोगे तो एजुकेशन मुझे मिलेगा कस्टमर टेबल के अंदर, और कस्टमर जॉब के ऊपर भी बनाएंगे, पहले एजुकेशन को बनाते हैं। तो इसको उठा के मैं डाल दूंगा जॉब एक्सपेंडिचर की जगह इस एजुकेशन को, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन के बेसिस पे मिल जाएगा। सिमिलरली कॉपी पेस्ट। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, इसका टाइटल ज़रूर चेंज कर देना, ठीक है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। और अगला मुझे चाहिए कस्टमर जॉब के हिसाब से, तो यहाँ पे एजुकेशन की जगह जॉब, एजुकेशन को उड़ा दो, तो ये मिल गया जॉब। ठीक है, इनका थोड़ा थोड़ा साइज़ छोटा कर देते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो एक तरह से डिज़ाइन हो गया, टेम्पलेट हो गया, तो वो आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से बना सकते हो। एक रीज़न बस आप मतलब इसको बनाने का एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इनसाइट्स आप इजीली समझ सको। ठीक है, मतलब देखने में थोड़ा इजी होना चाहिए ताकि आपका मेन फोकस रहे कि इनसाइट्स क्या निकलता है डैशबोर्ड से। ठीक है, बस इस पॉइंट का ध्यान रखना, बाकी आप जैसा चाहो वैसा टेम्पलेट बना सकते हो। तो फॉर्मेट आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों में, एजुकेशन और जॉब में, यहाँ पे वैल्यूज़ प्रॉपर नहीं दिख रही है ना। तो ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था, आप जाओगे वाई एक्सेस में और यहाँ पे ये वैल्यू को बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, जितना आपको कंफर्टेबल हो, तो मेरे ख्याल से इतने में सारा आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली आप इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, हाई स्कूल आ गया, ग्रेजुएट आ गया। तो नेक्स्ट अब हम बनाएंगे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, तो इसको अगेन मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हम लोग देखेंगे कार्ड के टाइप के बेसिस पे। ठीक है, तो पहले इस चार्ट को क्लिक करते हैं। कार्ड का टाइप आप देखो सबसे पहले कहाँ है, कार्ड कैटेगरी ये रहा, इसको उठा के मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और जॉब को हटा देंगे। तो अब आपको दिख जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ब्लू कार्ड से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर, फिर गोल्ड और प्लेटिनम से सबसे कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसी के साथ इसको अगेन मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ। और अब हम लोग देखेंगे कि कार्ड जो हमारा कैसे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फील्ड होगा यूज़ चिप। ठीक है, तो इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा और कार्ड कैटेगरी को हटा देंगे। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो स्वाइप से हो रहा है, सबसे स्वाइप से हो रहा है, उसके बाद आपका चिप से हो रहा है, फिर ऑनलाइन हो रहा है। तो ये भी बन गया, ये भी हो गया। इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर दे रहा हूँ, और ये सब को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है टेबल।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ टेबल, और टेबल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉलम होगा मेरे लिए वो होगा कार्ड का टाइप, तो कार्ड कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना होगा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू ऐड कर देंगे। रेवेन्यू ऐड करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ टोटल इंटरेस्ट किससे आ रहा है और कितना आ रहा है, तो पहले टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट भी डाल देता हूँ, और टोटल इंटरेस्ट कहाँ पे है, इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। तो ये 3 KPIs को मैं ले रहा हूँ और आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल ट्रांजैक्शन इतना हुआ, इतना इंटरेस्ट आया और इतना रेवेन्यू आया। अब इसको भी आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए अगेन आप टेबल को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप अभी इसने डिफ़ॉल्ट लिया, अगर आप नन करोगे तो कुछ बैकग्राउंड नहीं, प्लेन आएगा। मिनिमल करोगे तो इस टाइप से आएगा, और ऐसे बोल्ड करोगे तो इस टाइप से आएगा, और डिफरेंट सारे ऑप्शन है इसमें। ऑल्टरनेटिव का ये है, तो मैं ले रहा हूँ मिनिमलिस्ट। तो ये देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है, सिंपल लगता है, तो इसको मैंने लिया है। और इसका जो हाइट है, जो विड्थ है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि बेसिक मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्रिड है, तो अगर आपको ग्रिड का विड्थ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो 5 करूँगा तो आप देखो विड्थ इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से आप वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो पहले तो आप यहीं पे आओ और ग्रिड को हटाओ, इसमें आओ वैल्यूज़ में, वैल्यूज़ को मैं कर दे रहा हूँ 11, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखने में कंफर्टेबल लगता है, और आप जैसे चाहो वैसे सॉर्ट कर सकते हो। अगर आप रेवेन्यू चाहो तो उसको रेवेन्यू सॉर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट KPIs दिखाने हैं मुझे, तो उसके लिए हम लोग कार्ड्स का यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देखो मिलेगा कार्ड्स, कार्ड्स पे क्लिक करो, और कार्ड के अंदर आप जो भी इंपॉर्टेंट KPIs होते हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मुझे चाहिए रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू, और इसको आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। सबसे इजी तरीका, अगेन आप किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट, और इस पर क्लिक कर दो, तो ये अपने हिसाब से फॉर्मेट हो जाएगा। बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रेवेन्यू का साइज़ बहुत कम हो गया। तो वापस हम लोग आएंगे कॉल आउट वैल्यू पे, और इसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। आई थिंक 30 बहुत है। और इसका जो हाइट और विड्थ है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको भी करूँगा Ctrl+C Ctrl+V। एक टोटल ट्रांजैक्शन भी चाहिए, तो यहाँ पे आते हैं पहले हम लोग, और टोटल ट्रांजैक्शन उठा के डाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा टोटल ट्रांजैक्शन का। Ctrl+C Ctrl+V, ऐसे ही टोटल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अर्न को यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। और एक सबसे लास्ट चाहिए होगा ट्रांजैक्शन काउंट बताने के लिए। ये तो अमाउंट हो गया, टोटल काउंट कितना हुआ ट्रांजैक्शन का, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारे KPIs बन के तैयार हो गए। और ये जो कैटेगरी है इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप कैटेगरी का टाइटल रख सकते हो, अगर आपको ये नहीं रखना तो आप इसको हटाओ और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप खुद का टाइटल ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ रेवेन्यू, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग है। अगेन आप विजुअल में जैसे आओगे तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे 55.3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है उसका ज़रूरत है तो आप लग सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। और जैसे सम ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको भी मैं सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर से ट्राई करता हूँ। इसका पहले साइज़ कम कर देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, काम हो रहा है। यहाँ पे मुझे डेसिमल प्लेस चाहिए एक, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे आएंगे जर्नल में, टाइटल इसका ऐड कर देंगे। तो ये है मेरा इंटरेस्ट, तो दिस इज़ टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसका भी थोड़ा सा हाइट कम कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी फॉर्मेट कर देंगे हम लोग नेक्स्ट, और इसको भी फॉर्मेट, ठीक है। अब इन सब का हेडिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अमाउंट जो कि होगा ट्रांजैक्शन अमाउंट, वो आप ऐड कर लेना। और इसका है काउंट, ट्रांजैक्शन काउंट। तो ये 4 KPI मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देखने में वो कैसा लगता है। जैसे कि इनका जो विड्थ होगा, जो हाइट होगा, वो चारों बॉक्सेस का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो आपको चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका है, कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करिए, आप जाइए प्रॉपर्टीज़ में, जाइए जर्नल में, यहाँ आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका हाइट और विड्थ दिया होगा, तो सबका हाइट और विड्थ सेम होना चाहिए,
ठीक है, आप एक कॉमन हाइट विड्थ रख लो जो सारे एडजस्ट हो जाएं। जैसे सबसे बड़ा नंबर जिसका हो तो सबसे बड़ा नंबर इसका है, तो अगर मैं इसका मिनिमम विड्थ चेक करूं कितना रख सकता हूं, तो मिनिमम आई थिंक 120 रख सकता हूं। तो मुझे सबको 120 रखना होगा, ठीक है। और हाइट तो सेम आप रख सकते हो सबको, ऐसे 70 है तो 70 भी चल जाएगा, ठीक है। उससे आपका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा देखने में सही रहेगा। और सेम उसी तरीके से आपको ये टेबल को भी एडजस्ट करना होगा। ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस है, बट आई थिंक ये काफ़ी हद तक अब सही लग रहा है। और इसको भी, टाइटल को भी मैं उसी लेंथ के अंदर एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं 24 कर दूँगा। और थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे टाइटल भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसका पूरा थीम चेंज करने के लिए, मतलब सेट करने के लिए, इस टेक्स्ट का कलर भी मैं सेम रखना चाहता हूँ जो ये कलर है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे ये कलर है मेरे पास, उसको सेलेक्ट कर लूँगा तो सेम कलर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम हो जाएगा देखने में। और दूसरा चीज़ अभी तक मैंने जो नहीं किया है इसमें, वो है बॉर्डर, ठीक है। अभी तक मैंने इसमें बॉर्डर ऐड नहीं किया है। पहले इसको भी मैं सेम हाइट कर देता हूँ, ये हो गया। और बॉर्डर ऐड करने के लिए सिंपल आपको जाना होगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आप जाओगे जनरल में, इफ़ेक्ट्स में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो ठीक है। यहाँ पे विजुअल बॉर्डर, आप इसको ऑन करो और यहाँ पे आप कुछ राउंड ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि आई थिंक 12 ठीक होगा। और बॉर्डर का कलर मैं ब्लैक रख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा, ये वाला ब्लैक। अब इसको मैं फॉर्मेट पे एंटर कर दूंगा तो ताकि सब में वो चीज़ अप्लाई हो जाए। हाँ, पर एक गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मुझे एक्स एक्सिस नहीं चाहिए तो एक्स एक्सिस को ऑफ कर दो, एक्स एक्सिस का टाइटल ऑफ कर दो, ठीक है। अब फॉर्मेट पे एंटर कर दूंगा मैं, तो इसमें भी आ गया। इसको फॉर्मेट पे एंटर, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा और इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे दोबारा ये वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और, जो बैकग्राउंड है उसको जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना प्रोफेशनल दिखता है। बट अगर आप कोई कलर या कोई अगर आप वॉलपेपर ऐड करना चाहते हो, है ना, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। पहले कहीं भी बाहर क्लिक करो कैनवास पे, अगेन जाओ आप फॉर्मेट में और यहाँ पे आप आओ दोबारा बैकग्राउंड में, और यहाँ पे आप देखो इमेज का ऑप्शन है, तो आप इमेज पे ब्राउज करो और जो भी सिस्टम में आपके इमेज है, जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया और इसको मैं चाहता हूँ ये फिट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ये देखो, ये इमेज बहुत ज़्यादा डार्क है और देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको कम करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं हमारे फ़िल्टर्स, ठीक है। उसके लिए सिंपल आपको जाना होगा स्लाइसर्स में, आप आओगे स्लाइसर में और स्लाइसर में सबसे पहला जो हमारा वीकली रिपोर्ट है, तो मुझे वीकली फ़िल्टर चाहिए। तो यहाँ पे है मेरे पास वीक स्टार्ट डेट, ये रहा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा सेलेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आप चलो फॉर्मेट में और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग मिल जाएगी। स्लाइसर स्टाइल में आओ आप और यहाँ पे आप ले सकते हो टाइटल हो गया, बिफोर आफ्टर हो गया, यहाँ पे मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन, ठीक है। और इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा और अगेन इसको चेंज करना होगा, तो मैं सिंपल फॉर्मेट पेंटर ले लूँगा, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए आप बेसिक फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप आओगे वैल्यूज़ में, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, तो ये जो वैल्यूज़ इसके अंदर की हैं ये सारी बोल्ड हो जाएंगी, देखने में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आप आते हो बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड का कलर मैं ऐड कर दे रहा हूँ ये वाला, तो ये जो बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बैकग्राउंड में ये कलर वैल्यूज़ नहीं सही लग रही, तो अब मैं इसका वैल्यूज़ का कलर भी चेंज कर दूँगा, तो अब ये वाइट में लिख के आएगा, ठीक है। तो ये सब आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगेन इसको उठा के मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे डाल दिया। तो ये तो हो गया हमारा वीक नंबर। इसके बाद जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा ट्री मैप, ठीक है। तो ट्री मैप एक तरह का चार्ट है और ये बेस्ड ऑन एरिया ये अलग अलग शेप्स लेता है। तो जैसे कि अभी मुझे चाहिए क्वार्टर के बेसिस पे, तो यहाँ पे कैटेगरी में हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया क्वार्टर। अब मुझे वैल्यू में कुछ चाहिए होगा, तो वैल्यू में हम लोग चलो ले लेते हैं क्लाइंट नंबर, जो कि हमारा है कस्टमर आईडी। उसके बाद इसको हम लोग एक लाइन के अंदर पहले लेके आते हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि इसका मुझे टाइटल नहीं चाहिए, तो मैं आऊँगा फॉर्मेट में, जर्नल में टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल ऑफ कर दूँगा। नेक्स्ट होगा इसका कलर, तो वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। आप कलर्स में आइए और यहाँ पे जो कलर्स हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कलर्स देख सकते हो। आई थिंक सेम ही कलर है यार ये तो, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट है और सबसे लाइट ये है, ठीक है।
तो ये कलर्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अभी तो मुझे ऐसा ही ठीक लग रहा है। और यहाँ पे कैटेगरी लेबल्स है तो इसको साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो आप, तो ये जो Q1 Q2 इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक और चीज़, जैसे ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो भी वैल्यू आपने लिया है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं काउंट की जगह एवरेज ले लेता हूँ, तो आप देखो ये सॉर्ट हो रहा है Q1 Q2 Q3 Q4। और आप कलर चेंज करो, एक्चुअली आपको कलर सॉर्ट करने के बाद चेंज करना चाहिए था, तो अगर आप आओगे कलर्स में तो अब आप चेंज कर सकते हो। सबसे डार्क कलर को हम लोग Q4 दे देते हैं, उससे लाइट को Q3, फिर Q2 और सबसे लास्ट में Q1। तो ये एक हमारा चार्ट बन के तैयार हो गया जो कि ट्री मैप के बेसिस पे, और ये फ़िल्टर का काम करेगा। तो अगर मैं आपको फ़िल्टर का मतलब समझाऊं, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा चार्ट मेरा Q1 के लिए फ़िल्टर हो जाएगा, कि ये Q2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल दबा के रखोगे तो आप Q1 और Q2 एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, Q3 भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि जेंडर के बेस पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, तो मेल फीमेल वो मुझे मिलेगा कस्टमर टेबल में। ये रहा जेंडर, इसको उठा के मैं कैटेगरी में डाल दूंगा, क्वांटिटी को हटा दूंगा, तो ये जेंडर के बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। कलर अगेन आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट चाहिए होगा Ctrl+C Ctrl+V कार्ड के टाइप के हिसाब से। तो कार्ड कैटेगरी ये रहा, इसको उठा के मैं डाल दूंगा यहाँ पे, जेंडर को हटा देंगे, तो ये कार्ड कैटेगरी के हिसाब से आ गया। प्लेटिनम को कितनी जगह चाहिए भाई, इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो आप फॉर्मेट में कॉल आउट वैल्यू में आई थिंक 10 सही है, ठीक है। सिमिलरली आप जितना चाहो उतना आप यहाँ पे ये लगा सकते हो ट्री मैप, जो कि फ़िल्टर का काम कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने फ़िल्टर्स लगाने हैं अपने डैशबोर्ड में, ठीक है। जैसे मैं एक और लगा देता हूँ, कार्ड कैटेगरी हो गया है, इनकम ग्रुप के बेसिस पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इनकम ग्रुप हमने कहाँ पे बनाया था, ये रहा, और कार्ड कैटेगरी हटा दे रहा हूँ, तो लो मीडियम हाई, तो ये हमारे पास इनकम ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हो। और यहाँ पे हमारा पहला डैशबोर्ड बन गया है, जो कि है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है। इसमें बेसिक फॉर्मेटिंग की अभी ज़रूरत है, जैसे कि आपको इसको अलाइन करना होगा। आई थिंक इसका भी आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो ताकि एक फॉर्मेट में आ जाए, अदरवाइज़ आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ से जाके मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और सेम साइज़ जैसा कि मैंने इसको बताया था आपको टेबल के लिए, सेम आपको जाना होगा, और कार्ड्स जैसा मैंने कार्ड्स के लिए बताया था सेम आपको जाना होगा फॉर्मेट में, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में। और आप कोशिश करना इसका जो हाइट हो सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका हाइट 185 रख रहा हूँ तो सबका हाइट मुझे 285 रखना होगा, सॉरी, ठीक है। ये भी होगा 285, और सिमिलरली बाकी सब होंगे, ठीक है। 284 है, इसको 285 कर रहा हूँ। और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ट है, यहाँ पे तो एक ही सिंगल लाइन में था, यहाँ पे दो चार्ट है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जो देखने में ठीक लगे। जैसे इसमें कम वैल्यूज़ हैं, इसमें 3 ही रोज़ हैं, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, बट इसमें रोज़ ज़्यादा है तो इसको इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा इसका टाइटल मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि उसके से थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। तो मैं जाऊँगा जर्नल में, और यहाँ टाइटल, इसका टाइटल मैं कर देता हूँ रेवेन्यू बाय एक्सपेंडिचर, ठीक है। टाइप की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक लाइन में आ जाएगा। सॉरी, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये है कार्ड कैटेगरी। तो ये होगा रेवेन्यू बाय कार्ड कैटेगरी। अगेन एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने सभी के टाइटल चेंज नहीं करे, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल कॉपी पेस्ट किया था, तो आप टाइटल ज़रूर चेंज कर लेना, ठीक है, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगा। और इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ और, इनमें गैप ज़्यादा है तो आप इन सभी का विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। और सिमिलरली इनका कलर आपको चेंज करना होगा। तो कलर आप याद रखना कि आप जो भी कलर आप इसमें सेलेक्ट करते हो वो सेम पैलेट का होना चाहिए, या सेम कलर कॉन्ट्रास्ट का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम कलर कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। चाहे तो आप रेड ले लेना, तो सबसे ज़्यादा डार्क रेड, फिर लाइट रेड, फिर उससे लाइट, और सबसे कम लाइट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सही लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये कलर मिल जाएंगे, और ये सेम कलर को आप बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर वो आपने कलर यूज़ किए तो वो रिसेंट में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जाऊँगा कलर्स में, देखो आपको सेम कलर्स मिल जाएंगे, तो आप सिंपली उन कलर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सॉरी, आपको बार बार वो कलर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तीनों कलर आ गए। ऐसे ही सिमिलरली आप इनमें भी कर लोगे, ठीक है। तो वो एक कलर में आप देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। सिमिलरली आप ये मेल फीमेल कैटेगरी वाले को भी आप इसी हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। आप इधर आओ फॉर्मेट में, कलर, और कोई भी कलर आप देख सकते हो जो कलर कॉन्ट्रास्ट हो, ठीक है। तो मैं एक ऐसा ले ले रहा हूँ,
तो ये हमारा कलर तो पूरा बन के तैयार हो गया है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई और कलर कॉन्ट्रास्ट इसमें यूज़ करना है तो आप सिंपल पूरे डैशबोर्ड में आपको सेम यूज़ करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो आपको कोई और कलर कॉन्ट्रास्ट उठाना, मान लो मुझे ये वाले उठाने, तो मैंने एक सबसे डार्क ये सेलेक्ट किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। ये सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर ये, और फिर उसके बाद ये। ठीक है, आप देखो चारों के कलर बन गए। अब इसी हिसाब से बैकग्राउंड होगा। अगर कलर मेरा रेड है तो फिर ये वाला बैकग्राउंड नहीं लगाऊंगा, मैं बैकग्राउंड कोई और लगाऊंगा। एक और चीज़, जो बैकग्राउंड इमेज है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो इससे जो आपका जो कलर जो आप यूज़ कर रहे हो उससे मैच हो। ठीक है, उसके कॉन्ट्रास्ट से मैच हो। ठीक है, अब इसमें लास्ट चीज़ बचती है वो है फॉर्मेटिंग, तो वो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट जो डैशबोर्ड है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग चार्ट कैसे बना रहे हैं, रिपोर्ट्स कैसे बना रहे हैं, कैसे कौन सा चार्ट कब यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डाउट है कि मैं इसकी ये यहाँ पे हमने स्टैक बार ही क्यों यूज़ किया, कोई और क्यों यूज़ नहीं किया, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे अगर आपको दिखाऊँ तो ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें चीज़ें क्लियर नहीं आ रही थी, आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। बट मैंने क्या किया, इसमें जितने भी नीचे वाले चार्ट थे उनको सेम रखा है मैंने। ठीक है, वर्टिकल ये स्टैक चार्ट है, और ये जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है ये आपका क्लस्टर्ड चार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपको जो भी चार्ट यूज़ करना हो सेम टाइप का हो, हमारी फॉर्मेटिंग ऐसी हो कि वो डिस्ट्रैक्ट ना करे। जैसे अब इसमें से ये सभी चार्ट में से ये अलग दिख रहा है तो ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए मैंने सेम चार्ट यूज़ किया। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप फिर हर जगह इसी को यूज़ करो। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगे, मुझे तो यही वाला ठीक लगा जो फर्स्ट वाला है, तो इसलिए मैंने हर जगह वो यूज़ किया। इसकी जगह आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो चार्ट जो आपको थोड़ा सा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, इनसाइट्स ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद कर रहा हो, वैसा ही चार्ट यूज़ करना है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बॉर्डर नहीं बनाया। हाँ, एक चीज़ और, इसमें बॉर्डर ऐड कर देते हैं हम लोग। तो सिंपल बॉर्डर ऐड करने के लिए हम लोग चलेंगे इधर, और इफ़ेक्ट्स में आपको मिल जाएगा विजुअल बॉर्डर, इसको आप ऑन कर दीजिए। एक बार कलर चेक कर लो। ठीक है, और इसमें भी राउंड ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हर जगह हम लोगों ने राउंड ऐड किया है जो कि है 12। तो अब आप देखोगे तो इसका बॉर्डर आ गया और यहाँ पे राउंड आ गया, शार्प एजेस नहीं है। ठीक है, हर जगह हम लोगों ने राउंड यूज़ किया है। इसको भी सेम कर देंगे, फॉर्मेट फॉर्मेट और फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें डेसिमल्स हट गए हैं तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलरली इसका भी बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो इसके बैकग्राउंड के लिए भी सेम इसको सेलेक्ट करेंगे। चलेंगे हम लोग इफ़ेक्ट्स में आपको मिल जाएगा विजुअल बॉर्डर, इसको ऑन कर दो और इसको भी आप दे दो 12। ठीक है, तो ये भी हमारा बनके तैयार हो गया। अब कर दो आप Ctrl+, तो आपने जो भी कुछ किया वो सारा सेव हो जाएगा। और यहाँ पे पेज का मैं नेम चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे रीनेम कर दो और इसको मैं बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एक डैशबोर्ड बनके तैयार हो गया। इसका कलर मैं दोबारा चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी यूज़ करूँगा। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मेट में सबसे पहले, और आई थिंक सबसे डार्क अपने पास यही है, और फिर इससे लाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसको जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप पूरा सेंटर अलाइन कर लेना, है ना, ये सारा देखने में ठीक लगना चाहिए। तो ये हमारा डैशबोर्ड बनके तैयार हो गया, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अभी नेक्स्ट, जैसे कि ये टेबल है तो ये बहुत स्मॉल है कंपेयर टू बाकी जितने भी हमारे पास चार्ट्स हैं, तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे, पहले इस टेबल को सेलेक्ट करो आप, फिर चलो आप फॉर्मेट में और यहाँ पे आओगे वैल्यूज़ में। तो इसका वैल्यूज़ में एक साइज़ बढ़ा देता हूँ, 11 ठीक लग रहा है, और इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। और दूसरा चीज़, जैसे अभी भी यहाँ पे वाइट स्पेस बच रहा है तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ग्रिड, वैल्यूज़ के जस्ट ऊपर। उस ग्रिड का विड्थ है उसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ा के कर दूँ, आई थिंक मैक्सिमम 10 है, तो 10 कर दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ठीक लग रहा है। और दूसरा चीज़, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो आप, तो ये डेसिमल वैल्यूज़ है, मुझे डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो ये है इंटरेस्ट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये डेसिमल प्लेसेस अभी 2 है, या ऑटो होगा तो आप उसको 0 कर दो। अरे हो जा भाई। ठीक है, तो अब ये डेसिमल प्लेसेस 0 हो गया, तो अभी थोड़ा सा देखने में ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये हमारा टेबल भी बन के तैयार हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टैब पे, क्योंकि हमारा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है, तो एक डैशबोर्ड हमारा बन गया है। दूसरा डैशबोर्ड जो होगा वो होगा हमारा क्रेडिट कार्ड कस्टमर रिपोर्ट। ठीक है, और जब आप इसको पूरा फाइनली एडिट कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका भी कुछ विड्थ अरेंज कर लिया है, ये सारे कार्ड्स लगे हुए हैं, सेम सब कुछ सेम है, बस इसको फॉर्मेट कर दिया है। यहाँ पे सभी का साइज़ एक जैसा कर दिया है और इन चार्ट्स को भी मेंटेन कर दिया साइज़ इनका। ठीक है, तो देखने में ठीक है और थोड़ा रीडेबल है, मतलब मैं इनसाइट्स आसानी से पढ़ सकता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे मैं, आप देख लो प्लस पेज का साइन बना, उसको ऐड कर रहा हूँ, एक नया पेज, और इसका आप नाम दे सकते हो कस्टमर, तो CC कस्टमर।
ठीक है। तो ये हमारा था सीसी ट्रांजैक्शन और ये कस्टमर है। अब इसमें काम शुरू करने से पहले सबसे पहला चीज़ है इसका बैकग्राउंड। तो इसको बैकग्राउंड के लिए आप कहीं भी बाहर क्लिक करिए और चलिए फॉर्मेट पेज में, और यहाँ पे आइए आप बैकग्राउंड में और इसका एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहो तो वैसी बात है आप इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और ट्रांसपेरेंसी में 0 कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया हमारे पास बैकग्राउंड। अब इसमें शुरू से मेहनत करने से अच्छा है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा रिपोर्ट कार्ड मतलब डैशबोर्ड बनाया है, ये सेम इसको हम लोग वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट सेम है और साथ ही साथ जो हम लोग को टेम्पलेट रखना है वो भी सेम रखना है, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं यहाँ से जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको लेके जाऊँगा, जैसे कि ये वीकली डेट जो है ये सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सेम डेटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मेल फीमेल का कंडीशन रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स है हमारे पास, उनका फिल्टर रहेगा। ये इनकम के ऊपर है ना फिल्टर हमारे पास, तो ये भी सेम रहेगा। तो इसलिए क्या करूँगा मैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। तो जैसे फॉर्मेटिंग यहाँ पे रहेगी सेम वैसा होगा। तो मैं बताता हूँ कॉपी करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप किसी भी एक चार्ट पे सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप कंट्रोल होल्ड करके रखो और बाकी जितने चार्ट हैं उनको भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी इन सबको मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कंट्रोल दबा के रखा है। और ये भी मुझे चाहिए चारों कार्ड्स, ठीक है, चारों कार्ड्स ले जा रहा हूँ। टेबल भी चाहिए और इसके अलावा कोई एक चार्ट उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला चार्ट ले रहा हूँ। तो मैंने सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया है। अब करूँगा कंट्रोल C और यहाँ पे नए वाले टैब में आके, नए वाले पेज पे आके कंट्रोल V, ठीक है। पूछ रहा है सबको सिंक करना है, बिल्कुल भाई सिंक करना है। आप कंट्रोल S कर दो, मतलब सिंक कर दो, हो गया। तो ये हमारे सारे चार्ट्स वहाँ पे जो थे वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आधा काम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अभी मैं टेबल घटा रहा हूँ, टेबल को बाद में देखेंगे। सबसे पहला चीज़ है इस कार्ड से भी पहले इसके हेडिंग को अपडेट करना। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की जगह अब ये हो जाएगा कस्टमर, ठीक है। और अगेन इसके साइज़ को हम लोग इससे मैच कर देंगे, एक स्पेस और डाल दूंगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कस्टमर रिपोर्ट हो गया। ये हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दे रहा हूँ और अब इसको देखते हैं हम लोग। रेवेन्यू में सेम रख रहा हूँ, रेवेन्यू ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट को आप देख सकते हो अगर आपको रखना है या कोई और वैल्यू रखना है। मैं इंटरेस्ट रेट को भी छोड़ रहा हूँ। दो चीज़ों को मैं चेंज करूँगा, ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट और जो अमाउंट और ट्रांजैक्शन काउंट था उन दोनों को चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन अमाउंट की जगह इनकम ले लूँगा, क्योंकि ये मेरा कस्टमर डैशबोर्ड है, ठीक है। अभी जो मैट्रिक है, काफ़ी लोग पूछते हैं कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या डालना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसको आप टोटल देखना चाहते हो ऊपर, ठीक है। जैसे पूरे डैशबोर्ड के में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है और कितने लोग कितनी बार में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जब मैं कस्टमर की बात करता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ उनका इनकम कितना है या उनका एज ग्रुप कितना है ना। तो ये सारी फील्ड मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं अमाउंट को करता हूँ क्लिक और इसकी जगह मैं डाल दूँगा इनकम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इनकम यहाँ पे है, इनकम, इसको उठा के यहाँ पे डाल दूँगा। तो अब ये सम ऑफ इनकम दिखाएगा आपको जो कि 576 मिलियन है। और सॉरी, फॉर्मेट में चलेंगे, जनरल में चल के इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इनकम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम, सम ऑफ इनकम। नेक्स्ट आता है काउंट। अब यहाँ पे आप चाहो तो एज डाल सकते हो अगर आपको एवरेज एज देखना है, जैसे कि एज कहाँ पे है, कस्टमर एज, इसको उठा के यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो ये सम ऑफ एज नहीं चाहिए मुझे, एवरेज एज चाहिए। तो ये एवरेज एज 46 दिखा रहा है। और एज को आप डेसिमल में मत रखना, क्योंकि अभी कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, क्योंकि एज कोई डेसिमल में नहीं लिखता, 46.1 ऐसा कोई नहीं लिखता, इसलिए एज आपका होल नंबर होना चाहिए। बट एज में दिक्कत क्या होगा, जैसे अगर मैं Q1 सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, Q2 सेट कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा, Q3 में भी नहीं हो रहा, Q4 में भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि एवरेज एज आई थिंक ज़्यादातर कस्टमर्स का 46 पॉइंट के आसपास ही रिवॉल्व कर रहा होगा, तो वो चेंज नहीं हो रहा। इसलिए मैं कोई ऐसी फील्ड रखना चाहता हूँ जो कि चेंज हो। दूसरा चीज़ को मैं कहीं और यूज़ ना कर रहा हूँ। कस्टमर एज को अगर याद हो, हम लोगों ने डेक्स क्वेरी में कैटेगरीज बनाई थी कस्टमर एज की, 20 से 30, 30 से 40, है ना। तो वो उसके लिए तो मैं ऑलरेडी एक चार्ट बनाऊंगा। बट इसका क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ और डाल देता हूँ फील्ड। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, एक फील्ड थी कस्टमर सेटिस्फैक्शन करके, ये रहा, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, इसको उठा के यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो अब ये काउंट कर रहा है अभी इसका सम, इसकी जगह मैं इसको कर देता हूँ एवरेज, ठीक है। और अब इसको मैं डेसिमल में चेंज कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे डेसिमल चाहिए। तो अगर आप फॉर्मेट में आओगे, वैल्यू में जाओगे, यहाँ पे आपको डेसिमल है, इसको मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, 2 पॉइंट लगा रहा हूँ डेसिमल में। तो ये मुझे कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर दिखाएगा। इसको भी मैं फॉर्मेट में जाके इसका टाइटल चेंज कर दूँगा, ये हो जाएगा CSS, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, रेवेन्यू, इंटरेस्ट, इनकम और CSS। टोटल का स्पेलिंग गलत है यार इधर इंटरेस्ट में, इसको चेंज कर देता हूँ मैं,
इसका थोड़ा सा साइज़ का पंगा पड़ रहा है, तो अभी के लिए मैं 13 कर दे रहा हूँ, बट आप सारा साइज़ सेम रखना, ठीक है। और ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग को डिफरेंट चार्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि ये वीकली रिपोर्ट है, तो इसमें सबसे पहला जो मुझे चार्ट चाहिए वो वीकली चार्ट चाहिए। तो वीकली परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं यहाँ पे लाइन चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइन चार्ट को सेलेक्ट किया मैंने, इसको थोड़ा सा आप साइज़ देख लो। उसके बाद वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस देखना है, तो मुझे जो चाहिए होगा कॉलम वो होगा वीक स्टार्ट डेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा एक्स एक्सेस पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू अपने आप सेग्रीगेट कर देता है, कैटेगराइज कर देता है ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे के बेसिस पे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं रेवेन्यू ऐड करता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू आ गया। अब रेवेन्यू डॉट में इसलिए दिखा रहा है, अगर आप देखोगे तो ये टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है पूरे एक साल का, 2023 का, क्योंकि यहाँ पे इसने ईयर पे सेग्रीगेट किया हुआ है। उसको भी हम लोग ठीक कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो आप। और उसके बाद यहाँ पे लेजेंड है, तो मैं इस पूरे डेटा को फीमेल और मेल कैटेगरी में ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि कस्टमर लेवल डेटा देखना है अपने को, तो उसको लेजेंड पर डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये मेन और वीमेन, सो मेल और फीमेल कैटेगरी में ब्रेक कर देगा। अब जैसे कि मुझे पूरे ईयर का डेटा नहीं चाहिए, मुझे ब्रेक करना है इसको, तो जैसे ईयर को मैं हटा देता हूँ, तो अब ये क्वार्टर लेवल पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे क्वार्टर लेवल पे नहीं चाहिए, मुझे वीक लेवल पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको लेके आऊँगा वीक नंबर, जो हम लोगों ने फील्ड बनाया था वीक नंबर 2, उसको मैं लेके आ रहा हूँ, उसको यहाँ पे सबसे ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीक नंबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारा पूरा डेटा वीक नंबर के हिसाब से सेग्रीगेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने जो वीक नंबर 2 हम लोगों ने जो फील्ड बनाया था उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है ना, और इसको डेटा को हम लोग को इधर देखने के लिए इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इस डेट को भी हटा दे रहा हूँ, और अब मैं स्टार्ट डेट को वापस लाके इसमें डाल दूँगा एक्स एक्सिस में। तो आप देखोगे ये अपने आप, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले वीक नंबर डाला था, वीक नंबर 2, तो ये अपने आप उस डेटा को वीक नंबर में सेग्रीगेट कर देगा, ठीक है। अगर आप सबसे लास्ट में जाओगे तो ये हमारा दिसंबर 24 दिखा रहा है, तो ये हमारा सबसे लास्ट डे है ना। दिसंबर 10 का वीक है, इससे पहले आओगे तो दिसंबर 3rd वीक है, ठीक है, दिसंबर 6th वीक है। तो ये सारा डेटा दिखा रहा है आपको ईयर लेवल पे। और यहाँ पे ये फिल्टर का लगा रहना भी जरूरी है, चाहो तो आप क्वार्टर हटा सकते हो, तो मैं क्वार्टर को हटा देता हूँ। उससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में आप डेटा ऐड करोगे इसमें, तो बताएगा आपको कि ये जो जुलाई 16 जो डेट है ये कौन सी ईयर का है, तो ये 23 का है। अगर सपोज करो मैं फ्यूचर में आगे जाता हूँ, अभी दिसंबर बाद जनवरी आएगा, तो वो 24 जो भी जनवरी का डे होगा वो आपको दिखाएगा, वरना यहाँ पे भी जनवरी अगर आप स्टार्टिंग देखोगे, है ना। तो वो इसलिए ईयर लगा रहना जरूरी है, आप ईयर को मत हटाना। और कुछ लोगों का कमेंट आता है कि ये यहाँ पे कैटेगरी कैसे आती हैं, जैसे ईयर, मंथ, डेट। तो अगर आपने देखा होगा मैंने सिंपल ड्रैग किया, ये अपने आप जनरेट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेट फॉर्मेट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर बाहर क्लिक कर रहा हूँ और अगर स्टार्ट डेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो इसका जो डेट टाइप है वो डेट है, ठीक है। और इसी कारण से वो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही मैं इस चार्ट में उसको ड्रैग करता हूँ एक्स वैल्यू को, तो यहाँ पे ही अपने आप उसको एग्रीगेट कर देता है ईयर, मंथ, क्वार्टर और डे के बेसिस पे, ठीक है। इसलिए अगर आपका ये डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे एग्रीगेट नहीं हो पाएगा। और डेटा टाइप को कैसे बनाया होगा हम लोगों ने, जब एसक्यूएल के अंदर टेबल बनाया था तो उसको डेट फॉर्मेट में रखा था, इसलिए यहाँ पे डेट मैच नहीं हो रहा, इसलिए डेट मैच हो रहा है। अगर आपके केस में नहीं हो रहा तो इसको आपको अपडेट करना होगा, इस पर्टिकुलर कॉलम को डेट फॉर्मेट में, डेट डेटा टाइप में, ठीक है। तो ये हमारा एक और चार्ट बन गया। अब इसके अंदर कुछ और आप कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। पहले तो मैं इसका साइज़ का कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो फॉर्मेटिंग मुझे लग रहा है, यहाँ पे ईयर नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेट्स लिखी हुई हैं। तो हम लोग चलेंगे फॉर्मेट में, और एक्स एक्सिस में मुझे टाइटल नहीं चाहिए एक्स एक्सिस का, तो इसको कर दूंगा ऑफ। और दूसरा चीज़, ये जो जेंडर का कलर है ये मैं कलर सेम रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, इस कलर को फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्री मैप बना रहा हूँ, जिसके अंदर मेल और फीमेल कैटेगरी को हम लोग एक अलग बॉक्स में बना देंगे और सेम कलर को पूरे चार्ट में यूज़ करेंगे, पूरे डैशबोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्री मैप सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग को चाहिए सबसे पहले जेंडर। तो मैं जेंडर को उठा कर डाल देता हूँ, ये आप सेलेक्ट टिक कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। जेंडर किसके बेसिस पे चाहिए, रेवेन्यू के बेसिस पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल कैटेगरी मेरी बन गई है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और इसका टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलेंगे फॉर्मेट में, जनरल में टाइटल को सीधा ऑफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेल फीमेल लिखा हुआ है तो अपने को पता है क्या ये। और इसका कलर हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। तो कलर के लिए आपको आना होगा विजुअल में, यहाँ पे कलर है, तो इसका कलर मैं ले रहा हूँ मेल के लिए ये वाला कलर, और फीमेल के लिए जैसा मैंने बताया था गोल्डन कलर, ठीक है। तो मेल और फीमेल का कलर आ जाएगा। और अब इसी सेम कलर को मैं पूरे चार्ट में, डैशबोर्ड में यूज़ करूँगा। जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेल फीमेल, क्योंकि जेंडर के बेसिस पे हमारा रेवेन्यू मतलब हम लोगों ने डिवाइड किया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसलिए मैं मेल फीमेल यही कैटेगरी का यूज़ करूँगा। उससे पहले इसमें कुछ और फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आऊँगा, इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, जो डेटा लेबल्स हैं, कैटेगरी लेबल्स,
इसको इंक्रीज़ करते हैं 11, ठीक है, और मैं कर दे रहा हूँ बोल्ड क्योंकि इंपॉर्टेंट है, या बोल्ड नहीं करते वरना, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ बोल्ड नहीं है तो इसको भी बोल्ड नहीं कर रहा मैं। इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं, डेटा लेबल्स इसके, और डेटा लेबल्स का साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं 11, ठीक है। तो मेल कैटेगरी में 30 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और फीमेल में 25 मिलियन का, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब सेम कलर मैं इसमें भी यूज़ करना चाहता हूँ इस चार्ट में। तो इस चार्ट में जब आप आओगे तो सबसे पहले अब लेजेंड बंद कर सकता हूँ मैं, ये जो जेंडर मेल फीमेल लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया है मेल फीमेल क्या है। और इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट चीज़ आता है वो है इसकी लाइंस, और लाइंस में आपको मिलेगा कलर, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो मेल को हम लोग ये वाला कलर दे देंगे और फीमेल को गोल्डन कलर, ठीक है। तो ये हमारा एक और चार्ट बनके तैयार हो गया। अब इसमें आप कुछ बेसिक सेटिंग्स फॉर्मेटिंग और कर सकते हो, जैसे कि इस चार्ट का टाइटल, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे जर्नल में, टाइटल हो जाएगा रेवेन्यू बाय वीक, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये सेंटर अलाइंड हो, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे है अलाइनमेंट सेंटर अलाइन। तो ये भी हमारा चार्ट बनके तैयार हो गया। अब इसमें अगेन कुछ हम लोग को बेसिक फॉर्मेटिंग करनी होगी बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है अभी, और इसको हम लोग को राउंड वो बनाना है इसका बॉर्डर्स, ठीक है। तो मैं चलूँगा इफेक्ट्स में अगर आप विजुअल बॉर्डर देखोगे तो इसको ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा राउंडेड कॉर्नर्स, तो वो हम लोग फिक्स वैल्यू रखते हैं 12, सेम कलर रहेगा, और आई थिंक इतना ठीक है, ठीक है। तो ये चार्ट फाइनल हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि बाकी और कौन कौन से चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर टेबल में चलते हैं क्योंकि सारा फोकस हमारा अभी कस्टमर टेबल के ऊपर है। तो कस्टमर टेबल में जैसे कि कार ओनर है, तो ये भी कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं कवर किया था। अगर आप चाहो तो इनको बना सकते हो, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि कितने कार ओनर्स हैं आपके पास, और इसमें मैं काउंट डाल दे रहा हूँ वाई एक्सेस में, और यहाँ पे काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कितने कार ओनर्स हैं, यस, और ये वाले यस और ये वाले नो, ठीक है, जो हमारे कस्टमर्स हैं। इस तरह के भी आप चार्ट बना सकते हो। इसमें कार ओनर का होगा, होम ओनर का होगा, ये रहा, और एक और होगा आपके पास आई थिंक पर्सनल लोन का, ठीक है, ये रहा। तो इसके ऊपर भी आप चार्ट बना सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा। तो एक तो हो गया इनकम ग्रुप, तो हमको इनकम ग्रुप चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस की जगह मैं इनकम डाल देता हूँ और एक्सपेंस को हटा देता हूँ। तो ये हमारा एक चार्ट बन गया, रेडीमेड चार्ट है जिसमें हाई, मीडियम और लो इनकम के बेसिस पे ये चार्ट बना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगेन आप इसका टाइटल चेंज कर लेना, ठीक है। और इस चार्ट को मैं सेम Ctrl+C Ctrl+V करूँगा। फॉर्मेटिंग अपना रेडीमेड है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और इस बार हम लोग ले लेंगे एज ग्रुप, यहाँ पे इनकम की जगह एज ग्रुप, और इनको हटा देता हूँ। तो ये एज ग्रुप के हिसाब से हो गया। अब अगेन इसमें आप देखोगे तो डेटा सॉर्टेड नहीं है, पहले 40 आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इसके लिए अगेन आप यहाँ पे जाओगे 3 डॉट्स में, और यहाँ पे मिलेगा सॉर्ट एक्सेस। आप इसको सॉर्ट कर सकते हो एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। इसने मैक्सिमम टू मिनिमम लिया है, मैं इसको बोलूँगा आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग करो। अब हमारा ये जो चार्ट है सॉर्टेड है, पहले 20 एज, 30, 40, 50 एंड 60+, ठीक है। तो जो हमारे मैक्सिमम कस्टमर है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है हमारे 40 to 50 और 50 to 60, मतलब 40 से लेकर 60 के बीच में हमारा मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर ग्रुप लाई करता है। तो ये एक इंसाइट निकलेगा। अब एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ और चार्ट्स आएंगे। इसको अगेन Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे इस बार हम लोग लेंगे कस्टमर ग्रुप हो गया, एज ग्रुप हो गया। अब कस्टमर जॉब के बेसिस पे कर लेते हैं। तो मैं कस्टमर जॉब को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ और एज ग्रुप को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर जॉब के बेसिस पे किया। और बनाते हैं, और अपने पास क्या क्या है इसमें देखते हैं। एजुकेशन लेवल है, तो मैं एजुकेशन को भी डाल दे रहा हूँ। तो एजुकेशन लेवल के बेसिस पे आ जाएगा। एजुकेशन लेवल से तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो कस्टमर्स हैं 22 मिलियन और 1 मिलियन ये आते हैं ग्रेजुएट और हाई स्कूल के, जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। और अगर हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं जॉब के हिसाब से, तो वो बिजनेसमैन है और वाइट कॉलर जॉब है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये 3 जो हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे क्रेडिट कार्ड को। स्टेट बचता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको Ctrl+C Ctrl+V कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो आप, यार जगह दो। इसको मैं यहाँ पे वाई एक्सेस में स्टेट डाल दूंगा। तो ये रहा हमारा स्टेट कोड, उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट बन गया। तो अगर आप देख रहे होगे तो हमारा जो रेवेन्यू है कुछ ही स्टेट से पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक जो स्टार्टिंग के 5-6 स्टेट हैं वही मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसमें से सारा वैल्यू नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि लास्ट में जाके तो ये कांस्टेंट वैल्यू ही जा रहा है ना। तो हम लोग स्टार्टिंग के टॉप 5 दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे फिल्टर्स में, यहाँ पे है अभी जो हाइड कर रखा है। फिल्टर्स में आने के बाद आपको फिल्टर्स लगाना है स्टेट पे, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको फिल्टर कैसा लगाना है, फिल्टर टाइप, बेसिक फिल्टरिंग लगाना है, कैसा लगाना है। तो आप ड्रॉप डाउन में जाओगे, मुझे टॉप एन चाहिए,
टॉप के 5 स्टेट चाहिए। टॉप कितने चाहिए आप पूछ रहा है, बताओ, तो मैं बोलता हूँ 5। किस वैल्यू के बेसिस पे टॉप 5 चाहिए, तो मुझे चाहिए रेवेन्यू के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखोगे आप रेवेन्यू डाला हुआ है, तो रेवेन्यू कहाँ पे है, ये रहा, इसको उठा के मैं डाल दूंगा ऐड वैल्यू वाला इस वाले में, ठीक है। अब रेवेन्यू के बेसिस पे टॉप 5 हो गया, मैं बोलूँगा अप्लाई फिल्टर, तो आप देखो यहाँ पे टॉप 5 आ जाएंगे, ठीक है। आप टॉप 6 जितना चाहो उतना देख सकते हो। इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये भी हमारा एक चार्ट बन के रेडी हो गया। और इन सब का टाइटल आपको चेंज करना होगा, याद रखना, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइटल चेंज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, आपको नहीं पता लगेगा। जब आप बनाते हो तभी चेंज करना, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो टॉप 5 स्टेट्स, ठीक है। ऐसे सभी का आप टाइटल उसी वक्त जैसे आप बना रहे हो उसी वक्त चेंज करते रहना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारे पास चार्ट्स हो गए। अब एक चीज़ में मैं देखता हूँ, जैसे कि अब ये टेबल है, तो टेबल में हम लोग क्या डेटा डालें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सारा डेटा चार्ट्स में यूज़ कर लिया कस्टमर टेबल का, है ना। तो मैं टेबल में सोच रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने जॉब डाला था, क्योंकि कस्टमर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जॉब करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको अपना क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए। तो जॉब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टेबल को मैं जॉब के ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। और कार्ड टाइप तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वाले इसमें बना चुके हैं, जो ट्रांजैक्शन हमारा डैशबोर्ड है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा या इसको मैं अपडेट कर दूंगा जॉब के हिसाब से, ठीक है। तो कस्टमर जॉब को उठा के मैं डाल दे रहा हूँ टेबल में, और कार्ड कैटेगरी को उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका साइज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। वैल्यू हम लोग को करना होगा 11। इसका विड्थ कम करना है, इसका विड्थ हम लोगों ने बहुत बढ़ा दिया था पिछली बार। ये ग्रिड वाला जो है इसको मैं कर दे रहा हूँ हाफ 5। और यहाँ पे इंटरेस्ट जो सेम है वो सेम अमाउंट मैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता, जो पिछले वाली स्लाइड में हम लोगों ने दिखाया था। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो वापस हम लोग आएंगे इसमें अपने ऐड डेटा में, और यहाँ पे रेवेन्यू तो चाहिए हो क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन अमाउंट को हटा सकता हूँ मैं, इंटरेस्ट को भी रहने देते हैं, या चाहो तो इंटरेस्ट को भी हटा देते हैं यार। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीधा इनकम, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई फील्ड है जो हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और कुछ मिल नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, वापस से इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न आ गया और इनकम आ गया, ठीक है। आई थिंक अब ये सही है। और इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, साइज़ थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल बन गया है। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर रहा हूँ ऐसा। अगर आप देखोगे तो ये सेम कस्टमर जॉब यहाँ पे है जो चार्ट हम लोगों ने बनाया था, तो इसको मैं उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, और इसकी जगह मैं कोई और चार्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग कस्टमर टेबल में देखते हैं, डिपेंडेंट काउंट एक अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। इसको मैं वाई एक्सिस पर डाल देता हूँ और कस्टमर जॉब पर डाल देता हूँ। तो ये डिपेंडेंट काउंट के हिसाब से बता देगा कि एक कस्टमर के पास कितने डिपेंडेंट हैं, जो कि उनके पेरेंट्स और चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट है और ये अप टू जाएगा 5, ठीक है। तो ये उनका भी डेटा मिल जाएगा। तो ये भी थोड़ा एक ठीक ठाक KPI है, इसको ऐड कर देते हैं। और एज वाला जो ग्रुप होगा मेरे पास, ये वाला, उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज नहीं डाला। याद है मैं बोल रहा था आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर डाल सकते हो या तो एज, एवरेज एज डाल सकते हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। कस्टमर का एज मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट KPI है। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे मेल और फीमेल के कैटेगरी में। तो उसके लिए हम लोग को सिंपल क्या करना होगा, आप इस चार्ट को क्लिक करो और यहाँ पे लेजेंड होगा, तो उसमें आप चुपचाप जेंडर को उठा के डाल दो। और अब ये डेटा जो हमारा वो एग्रीगेट मतलब डिवाइड हो जाएगा जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें हम लोग एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे लेजेंड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप बार बार बता रहा हूँ आपको कि मेल फीमेल हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, तो इसको हटाता हूँ मैं। और बाकी जो इसका कलर है वो हम लोग एक साथ सभी चार्ट्स का चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसका मैं टाइटल जल्दी से चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ रेवेन्यू बाय एज ग्रुप। और सिमिलरली ये जो हमारा है ये है आपका, टाइटल में चलते हैं, ये होगा हमारा इनकम ग्रुप, तो रेवेन्यू बाय इनकम ग्रुप। और ऐसे ही ये जो हमारा है ये है डिपेंडेंट काउंट, तो रेवेन्यू बाय डिपेंडेंट। और उसके बाद आता है हमारा ये है रेवेन्यू बाय एजुकेशन, ठीक है। और ये हमारा स्टेट्स हो गया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डैशबोर्ड दिखाया था उसमें सबसे पहले स्टेट्स आया था, तो सबसे पहले 8 स्टेट्स ले आते हैं। उसके बाद हमारा आया था मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस के लिए किसी को भी आप कॉपी कर लो, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हम लोग मैरिटल स्टेटस डाल देते हैं। तो ये रहा मैरिटल स्टेटस। एक सेकेंड, आप इधर आओ, मैरिटल स्टेटस और डिपेंडेंट काउंट को हटा दो, ठीक है। तो ये मैरिड, सिंगल और अननोन, तो ये उसके बेसिस पे कैटेगराइज्ड हो जाएगा। और एजुकेशन हो गया और इनकम ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने सारा कुछ बाइफरकेट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास जगह कम है, और इसको भी हम लोग जितना हो सके एंड तक ले जाएंगे।
ये हो गया डिपेंडेंट, इसको यहाँ रखते हैं। ये इनकम ग्रुप, ठीक है। ये क्या था, ये मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, तो इसका भी नाम चेंज करते हैं। पहले चलते हैं फॉर्मेट में, टाइटल और रेवेन्यू बाय मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो ये भी हो गया, और इसको मैं उठा के यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मैरिटल स्टेटस डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आप डाल दो इनकम ग्रुप, और फिर आ जाएगा ये डिपेंडेंट का। अब आपको साइज़ सबका देखना होगा, ठीक है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि वैल्यूज़ अगर सेट नहीं होती, प्रीवियस वाले मैंने चार्ट्स में बताए थे आपको, तो उस केस में क्या करना है, आपको जाना होगा, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करो, आप आओ फॉर्मेट में विजुअल में, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे आपको मैक्सिमम विड्थ दिया होगा, आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और कर देता हूँ, ग्रेजुएट भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारे चार्ट्स बन चुके हैं। इसको आप बेसिक अगेन फॉर्मेटिंग का आप ध्यान रखना, इनके बीच का स्पेस और जो हाइट है विड्थ है उस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब हम लोग को जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इनका कलर चेंज करना और मेल फीमेल कैटेगरी में पूरे चार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको पहले कलर चेंज करते हैं। चलते हैं फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में चलेंगे हम लोग बार्स में। बार्स में कलर्स के पास, अच्छा, तो जो बार्स के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे अप्लाई सेटिंग्स टू लिखा है, ऑल मत करना आप, इसमें करना जिसकी भी सेटिंग आपको चेंज करनी है। जैसे मुझे करना है मेल, तो मेल का कलर आपको यहाँ पे शो करेगा, और फिर आप यहाँ पे ग्रीन ले सकते हो या ब्लू ले सकते हो। सिमिलरली आप फीमेल फिर सेलेक्ट करोगे और फिर आप येलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक चार्ट। उसके बाद इसका लेजेंड हम लोग ऑफ पहले किया तो था शायद, इसको ऑफ कर दो आप, लेजेंड का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल पहले से ही है, ठीक है। अब सिंपल कुछ और मैं इसमें फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे ये बोल्ड चाहिए, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ चलेगी। अब सिंपल आप इसको करो फॉर्मेट पेंटर और इसको टच कर दो, तो ये भी हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। और इसके साथ फॉर्मेट होने के साथ ही साथ आप आओ इधर और लेजेंड्स में ऐड करो जेंडर, ठीक है, तो सेम कलर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें भी आप लेजेंड्स में ऐड करो जेंडर, यहाँ पे भी ऐड कर दीजिए आप, और इसमें भी, और स्टेट्स में भी, ठीक है, सब में ऐड कर दिया। अब सिंपल आप एक चार्ट को सेलेक्ट करो, इसमें यहाँ पे स्पेस कम है तो पहले मैं इसका स्पेस इंक्रीज कर दे रहा हूँ। वाई एक्सिस में चलेंगे, ठीक है, 30 कर दे रहा हूँ। अब इसको करेंगे फॉर्मेट पेंटर और इसको टच कर देंगे, फॉर्मेट पेंटर, इसको टच कर देंगे, फॉर्मेट पेंटर और इसको टच कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। एक और बच रहा है अपने पास, फॉर्मेट पेंटर और इसको टच कर देंगे। तो हमारे पूरा का पूरा जो चार्ट्स है वो सेम कलर में अब सिंक्रोनाइज हो गए हैं। कौन सा कलर? दो कलर जो कि आप स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मेल और फीमेल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करके आपको अपडेट करना होगा। जैसे ये लो मीडियम हाई की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गया अपने पास इनकम ग्रुप, तो मैं यहाँ से उसको हटा दे रहा हूँ, इसको उड़ा देते हैं, डिलीट। और आई थिंक बाकी सब सही है। अब इस चार्ट टेबल को उठा के ऊपर मैं फिट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इनका हाइट कम कर सकते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इसका हाइट कर देता हूँ ऊपर, जो मेल फीमेल, एक्चुअली मेल फीमेल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मेल फीमेल लिख चुके हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे कुछ और फिल्टर ले सकते हो आप, अगर आपको ऐड करना हो तो, जैसे कि यूज़ चिप ले लेता हूँ मैं इस बार, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हम लोग यूज़ चिप ले लेते हैं कैटेगरी में और इसको हटा देते हैं। अगेन इसका कलर हम लोग फॉर्मेट कर देंगे। तो चलते हैं कलर्स में, सबसे डार्क कलर, देन उससे लाइट, देन सबसे लाइट। तो ये भी हमारा फॉर्मेट हो गया। तो हमारा पूरा डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया, कस्टमर रिपोर्ट। और इसमें आप बेसिक चेक कर सकते हो, जैसे अगर मैं Q1 को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा पूरा डेटा Q1 के लिए फ़िल्टर हो रहा है। अगर मैं Q4 और Q3 सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा डेटा Q4 Q3 के लिए हो रहा है। अगर आपको दो फिल्टर सेलेक्ट करने होते हैं एक साथ, तो आप कंट्रोल को होल्ड करके रखो और जितने चाहे उतने फिल्टर्स लगा सकते हो आप, ठीक है। और जब सब कुछ डीसेलेक्ट करना हो तो आप किसी भी एक सेल को दो बार प्रेस करो, सब कुछ हट जाएगा। तो ये हमारा रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। इसका थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर दे रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हमारे दोनों डैशबोर्ड बन के रेडी हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, इनसाइट्स जनरेट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर हम लोग नए वीक का डेटा अपलोड करते हैं, जैसे हम लोग ऑफिस के अंदर करते हैं कि एक बार डैशबोर्ड का टेम्पलेट फाइनलाइज हो जाता है, जो स्टेक होल्डर्स है या जो क्लाइंट है वो एक बार डैशबोर्ड देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, फॉर्मेट सही है, सब कुछ जो हमको KPI चाहिए, की पॉइंट्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको वीकली अपडेट करते हैं और वीकली उनके साथ इनसाइट शेयर करते हैं। तो वीकली अपडेट करने के लिए हमको वीकली डेटा चाहिए होगा। तो जैसे अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे वीक नंबर, तो अभी हमारे पास जो सबसे लास्ट वीक नंबर है
वो होगा 24 दिसंबर का। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं डेट में, तो 24 दिसंबर 2023 का 24 दिसंबर, तो ये वाला वीक है, ठीक है, 24 से लेके 30 तक का। अब इसके बाद जो वीक आएगा वो 31 से लेके 6 जैन तक का होगा, ठीक है, मतलब 31 वाला वीक इसका नेक्स्ट आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर 31 वीक का हम लोग डेटा एसक्यूएल डेटाबेस में पहले अपडेट करेंगे और फिर यहाँ पे चार्ट्स अपने आप अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप जब भी कुछ प्रोग्रेस कर लेते हो आप Ctrl+S जरूर प्रेस किया करो, सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो अब चलते हैं एसक्यूएल में, पहले हम लोग एक नए वीक का डेटा अपडेट करते हैं, वीक नंबर 31 दिसंबर का। उसके बाद फिर इस चार्ट्स को रिफ्रेश करेंगे। तो ये आ गया हम एसक्यूएल में। तो ये हमारा डेटाबेस था जो पहले हम लोगों ने रन किया था। तो अगर आप देख सकते हो अभी भी 10108 है, मतलब 10,108 रोज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग नया फाइल अपडेट करेंगे। तो अभी आपको मैं नया फाइल जो ऐड करेंगे वो दिखा देता हूँ। तो हमारे पास अभी हमने 2 फाइल पहले अपडेट करी थी, कस्टमर्स और क्रेडिट कार्ड। अब जो हम ऐड करेंगे वो होगा CC ऐड एडिशनल डेटा और कस्टमर एडिशनल डेटा। तो ये भी सेम फॉर्मेट में होगा, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम फॉर्मेट, ठीक है, इसके अंदर भी 18 रोज हैं, 18 कॉलम्स हैं और ये सारा सेम डेटा है। ये कस्टमर्स जो एडिशनल आए कौन से वीक में आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वीक 31 दिसंबर का है जो कि हमको चाहिए अभी नेक्स्ट वीक जो हमारा है। और 52 वीक तक का डेटा इसमें था, ये 53rd वीक होगा और बाकी सारे सेम कॉलम्स होंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर हो सके तो कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो भी सेम रखना। तो मैंने सेम डेटा में ये ऐड किया था। अगर आप अगेन रियल टाइम रियल वर्ल्ड पे काम करते तो आपको ऐसे अपलोड नहीं करना पड़ता, वो डेटा रिफ्रेश हो जाता, क्योंकि डेटा पाइपलाइंस बनाते हैं हम लोग डेटा को रिफ्रेश करने के लिए एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो सेम जैसे ये फाइल है, इसको नो कर रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही कस्टमर ऐड का है, कस्टमर एडिशनल डेटा, उसमें भी सेम पहले क्लाइंट नंबर है और फिर बाकी कस्टमर की सारी डिटेल है जो कि इन दोनों टेबल में था, सेम फॉर्मेट में। और सेम तरीके से इसको हम लोग ऐड करेंगे इसमें जैसे पहले ऐड किया था, बस यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने डाला था customer.csv, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स.csv, इस बार हो जाएगा CC add.csv और कॉपी हम लोग करेंगे सेम फाइल में, ठीक है, CC डिटेल में सेम फाइल में कॉपी कर रहा हूँ। तो इसको करेंगे रन। तो आप देख सकते हो 185 रोज जो है एडिशनल ऐड हो गई हैं। सेम ऐसे ही मैं कस्टमर डिटेल के अंदर करूँगा कस्ट ऐड और इसको भी करेंगे यहाँ पे रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 185 रोज, ठीक है, 185 रोज यहाँ पे अपडेट हुई हैं। इससे पहले वाले में भी 185 रोज अपडेट हुई थी, ठीक है, दोनों में सेम रोज होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जल्दी से। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम कस्ट डिटेल, ठीक है। अगर इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो 10293 रोज है और अगर इसको भी रन करते हैं तो 10293 रोज है, ठीक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ रोज का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमने अपना डेटा अपडेट कर दिया है एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। अब हम लोग चलते हैं पावर बीआई में और देखते हैं डेटा रिफ्रेश होने पे अपडेट होता है कि नहीं। तो ये आ गया मैं पावर बीआई में। तो पावर बीआई में अगर अभी आप देखोगे तो सबसे लास्ट का जो डेटा है वो 24 दिसंबर का ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, उसको करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो चार्ट मेरा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। पहले 55 मिलियन था, 57 मिलियन हो गया और यहाँ पे आप देखो ये होगा 31 दिसंबर का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक पैसे का एडिशनल एफर्ट नहीं डालना पड़ा आपको। अगर आपने अपना कनेक्शन इससे सेटअप कर रखा है जो हम लोगों ने गेट डेटा में किया था एसक्यूएल डेटाबेस से, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, ठीक है। आपको बस रिफ्रेश दबाना होता है। इसीलिए जब वीक ऑन वीक हम लोग काम करते हैं तो हम लोग हर वीक नया रिपोर्ट नहीं बनाते, सेम वीक को हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। इसके बाद इनसाइट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इस वीक में बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ है, ठीक है, कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक से, और सबसे ज़्यादा मेल कैटेगरी से हुआ है जो कि 7 लाख समथिंग है और फीमेल्स अराउंड 5 लाख के आसपास का सेल्स हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो क्यों हुआ है अब उसका रीजन हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम लोग इनसाइट शेयर करते हैं। तो हमारा डैशबोर्ड बनके तैयार हो गया। इसमें बेसिक फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसे प्रीवियस वाले डैशबोर्ड में बैकग्राउंड लगाया था, वैसे बैकग्राउंड अब इसमें भी चेंज कर सकते हो। अभी तो हम लोगों ने एक सिंपल कलर लगाया, तो अगर आप चाहो तो कोई और कलर भी या कोई इमेज यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं इसमें इमेज यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले किया था, तो इसमें मैं एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको करता हूँ फिट और इसका ट्रांसपेरेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है, कि कितना पीछे ट्रांसपेरेंट रखना है आपको। तो उसके हिसाब से मतलब जितना आपको डैशबोर्ड देखने में थोड़ा सा ठीक लगे, ठीक है। तो अराउंड मुझे 35-36% ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड बना सकते हो, तो वो भी थोड़ा देखने में कंफर्टेबल लगता है। अगेन कलर थोड़ा सा सोच समझ के, जो आप बैकग्राउंड इमेज लोगे उसको थोड़ा देख के लेना कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है। अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जैसा हमारा नॉर्मल था वैसे ही ठीक है, इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। तो ये फाइनली हमारा डैशबोर्ड बनके रेडी हो गया है। मैंने आपको ये बता दिया डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, कौन कौन से चार्ट्स यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसी होती है, कौन कौन से KPIs यूज़ करते हैं, डैशबोर्ड को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिक लेवल पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ पावर BI के अंदर डेटा प्रोसेसिंग और डेक्स क्वेरीज भी हमने लिखी हैं।
तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है शेयरिंग इनसाइट्स। ठीक है, तो इनसाइट्स हम लोग, क्योंकि ये वीकली रिपोर्ट है तो सबसे पहले हम लोग वीकली लेवल पे इनसाइट शेयर करेंगे कि वीक ऑन वीक कैसा सीन है। तो अभी जो हम लोग का सबसे लेटेस्ट वीक चल रहा है वो होगा 31 दिसंबर का। ठीक है, जो कि होगा वीक नंबर 53। ठीक है, अगर स्क्रॉल करके हम लोग सबसे लास्ट में आते हैं तो आप देख सकते हो दिसंबर 31 का, जो कि सबसे लास्ट वीक है इस साल का। ठीक है, और अगर इसमें आप देखोगे तो वीक ऑन वीक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब कितना इंक्रीज हुआ है, तो अगेन आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये बनाया था चार्ट, टेबल बनाया था जिसमें हम लोगों ने वीक ऑन वीक कंपैरिजन देखा था डेक्स क्वेरी की हेल्प से। तो आप देखो यहाँ पे अपने आप 53 वीक जो है लेटेस्ट वो अपडेट हो गया है, और अभी हम लोग 28.8% वीक ऑन वीक ग्रोथ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो इनसाइट्स हम लोग शेयर करते हैं वो पीपीटी या आप मेल के थ्रू या किसी और तरीके से आप भेज सकते हो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 28.8%। ठीक है, वीक ऑन वीक हमारा रेवेन्यू इतना इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से आप ट्रांजैक्शन अमाउंट और ट्रांजैक्शन का काउंट वो भी इंक्रीज लिख सकते हो, कितना इंक्रीज हुआ है। कस्टमर अकाउंट कितना इंक्रीज हुआ है वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रेवेन्यू चेंज निकाला है, सेम उसी तरीके से आप ट्रांजैक्शन अमाउंट का चेंज, ट्रांजैक्शन काउंट का चेंज, इनकम का चेंज कस्टमर के, और साथ ही साथ कस्टमर का काउंट का चेंज की वीक ऑन वीक हमारे बैंक में कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो और उसको भी अपने इनसाइट्स में शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं उठाता हूँ ये लाइन चार्ट, और इसमें मैं देखता हूँ सबसे पहले वीक स्टार्ट को मैं डाल दे रहा हूँ एक्स एक्सिस में, और मैं देखना चाहता हूँ जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो वीक ऑन वीक इंक्रीज हुआ है कि नहीं, इसको वाई एक्सिस में डाल देता हूँ। इसके बाद मुझे ईयर नहीं चाहिए, ईयर को हटा दो आप, क्वार्टर नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसमें वीक नंबर कहाँ पे है, वीक नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप कि 52 में जो हमारा काउंट था 74 समथिंग था, और यहाँ पे 101 समथिंग हो गया। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ है। तो इस तरीके से आप बाकी भी वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ये तो हो गया हमारा वीक ऑन वीक। इसके अलावा मैंने ईयर टू डेट शेयर किया है कि अभी तक का हमारा क्या प्रोग्रेस है हमारे पूरे कस्टमर्स और क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो वो मैंने ऐसे निकाला। अगर आप एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शन वाली रिपोर्ट में। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप देखो सबसे पहले रेवेन्यू हमारा, तो अभी तक का पूरा टोटल रेवेन्यू 57 मिलियन, 8 मिलियन इंटरेस्ट है, अमाउंट है 46 मिलियन, और जो भी हमारा अकाउंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरऑल रेवेन्यू तब से 57 मिलियन का रेवेन्यू है, इंटरेस्ट है, इतना ट्रांजैक्शन अमाउंट है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कस्टमर रिलेटेड इनसाइट्स भी लिखे हैं कि मेल जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपेयर टू फीमेल। उसके बाद जो हमारा ब्लू और सिल्वर क्रेडिट कार्ड है वो अराउंड 93% ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो कैसे पता लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्ड कैटेगरी में जो हमारा ब्लू और जो सिल्वर है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम से भी ज़्यादा। तो ये इनसाइट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 3 स्टेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वो कस्टमर मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पे देखो टॉप 5 स्टेट्स टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। ठीक है, तो वही तीनों यहाँ पे मैंने लिखे हैं और 68% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद ये मैंने निकाला है ओवरऑल एक्टिवेशन रेट 57% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये डिलिक्वेंट है जो कि है 6%। तो ये दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। पहले हम लोग आते हैं ब्लैंक पेज में। तो कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जिसको अभी तक हमने टच नहीं किया, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो इनसाइट्स के अंदर। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती हैं फाइनेंशियल डैशबोर्ड के अंदर, जैसे कि ये डिलिक्वेंट रेट। ठीक है, तो अगर आप इस पर आते हो तो, और इसके बाद मैं सेम वैल्यू को उठा के, पहले तो मैं ये वाला टेबल लेता हूँ और इसको सेम वैल्यू को उठा के मैं कॉलम में भी डाल दूंगा वैल्यूज़ में। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप काउंट करो इसका। तो आप देख सकते हो टोटल हमारे पास जितना भी डेटा है, एक सेकंड इसका साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0-1 के बीच में। तो एक्चुअली डेलिंक्वेंट रेट जो होता है वो ये बताता है बैंक को कि हमारे ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो कि अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा रिटर्न नहीं कर पाए। ठीक है, उनके ऊपर डेप्थ है, तो वो यहाँ पे उनको दिखा देता है। ठीक है, तो अभी जैसे मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है कि 10,000 इतना हमारे पास टोटल ओवरऑल कस्टमर्स हैं, जिसके अंदर से जो 1 है इसका मतलब वो डेलिंक्वेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब मुझे ये वैल्यू परसेंटेज में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आओ सिंपल दोबारा फॉर्मेट में, और यहाँ पे जो काउंट है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल मतलब ये वाला आएगा, इसको सेलेक्ट कर दो। तो आप देख सकते हो अराउंड 6.06% है जो कि हमारे यहाँ अपना पैसा रिटर्न देने में क्रेडिट कार्ड कंपनी को फेल हो गए। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैंने इनसाइट्स में भी लिखा था, देखो 6.6%। और जो दूसरा ये एक्टिवेशन रेट है, तो वो भी सेम इसी तरीके से बनेगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। एक्टिवेशन रेट अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्टिवेशन 30 डेज़, और इसको भी मैं चाहता हूँ कि आप टेबल के फॉर्मेट में आओ और एक्टिवेशन रेट को ही उठा के मैं डाल दूंगा वैल्यूज़ में।
ठीक है। एक्टिवेशन रेट आ जाओ रोज़ में, तो ये भी 0-1 के बेसिस पे आएगा। यहाँ चलेंगे, पहले सम, अभी सम दिया हुआ है तो मुझे सम नहीं चाहिए, सबसे पहले काउंट चाहिए, तो ये काउंट दे दिखा दे यहाँ पे। और काउंट के बाद मैं चाहता हूँ कि वैल्यू शो करे एज ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 है वो 57 है। तो ये जो एक्टिवेशन काउंट होता है इसका मतलब है कि हमारे ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर हमारा कार्ड एक्टिवेट किया। जब कंपनी को कार्ड दिया उन्होंने, तो उन्होंने कब उसको एक्टिवेट किया। तो विद इन 30 डेज उन्होंने 57% ने किया, जो कि अच्छा खासा नंबर है किसी भी बैंक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी इंसाइट्स निकाल सकते हो। वो इंसाइट्स निकालना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत सारे हैं और बहुत सारी मैट्रिक्स को कोरिलेट करके भी आप इंसाइट्स निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे डेलिंक्वेंट आप देखना चाहोगे कि कौन से कैटेगरी के कस्टमर्स है जो सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग चलते हैं कस्टमर टेबल में, और यहाँ पे हम लोग कस्टमर जॉब से ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं डाल दे रहा हूँ कॉलम में, एक लेवल और डीप इंसाइट्स मिलेगा। अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा 1 का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये 0.85, 0.99, तो सबसे हाईएस्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये है 1.66%, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आता है, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके अंदर आता है। तो सबसे ज़्यादा जो कस्टमर हमारे पैसा रिटर्न देने में फेल हो रहे हैं वो 1.66% सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप के इंसाइट्स मिल सकते हैं, और जितना आप इसके ऊपर काम करोगे उतनी चीज़ें आपकी और डीप इंसाइट्स आप निकाल सकते हो। तो ये फाइनली यहाँ पे हमारा इंसाइट्स हो गया, और ये सारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जैसे प्रोजेक्ट इंसाइट वीक नंबर 53 हो गया, और जो हमारा डेट है वो 31 दिसंबर का है, और ये सारे इंसाइट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस प्रोजेक्ट को आप रिज्यूमे में कैसे ऐड करोगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लिखते हो उसके अंदर 3 पॉइंट लिखा करो, उतना बहुत होता है, ठीक है। तो इसका मैं प्रोजेक्ट का हेडिंग दूंगा क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई। आप चाहो तो वीकली रिपोर्ट भी आगे लिख सकते हो। अब इसके अंदर 3 पॉइंट मैंने दिए हैं कि डेवलप्ड एंड इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड यूजिंग ट्रांजैक्शन कस्टमर डेटा फॉर एसक्यूएल फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस टू प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट्स, ठीक है। रियल टाइम इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हमारा डेटाबेस रिफ्रेश हो रहा था, तो यहाँ पे ये भी चार्ट्स हमारे रिफ्रेश हो रहे थे। और यहाँ पे फिर नीचे लिखा है कि डेटा प्रोसेसिंग और मॉनिटर केपीआई ट्रेंड्स लिखा हुआ है। उसके बाद शेयर्ड एक्शनेबल इंसाइट्स, तो जो भी मैंने आपको अभी इंसाइट्स दिखाए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंसाइट, इसको हमने क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया, ठीक है। 3 पॉइंट्स लिखा है। इसके अंदर कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स भी लिखे हैं मैंने, जैसे कि डेवलप्ड हो गया, इंटरेक्टिव हो गया, डैशबोर्ड हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, स्ट्रीमलाइंड हो गया, ठीक है, एनालिसिस हो गया, केपीआईज हो गए। तो ये सब कुछ की टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो अब चलते हैं अपने सबसे लास्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 5, एक्सपोर्ट एंड शेयर, ठीक है। तो अब इस डैशबोर्ड को जो हमने बनाया इसको एक्सपोर्ट करेंगे पावर पीडीएफ के फॉर्मेट में। उसके बाद इसको हम लोग शेयर करेंगे। तो शेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिटहब पे अपलोड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, वहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कैसे अपलोड करना है। उसके बाद आप उसको लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हो, और सेम लिंक को आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग पावर बीआई पे आ गए। तो जब आपका डैशबोर्ड पूरा रेडी हो जाएगा, फॉर्मेटिंग सब कुछ, तब आप जाओगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का। तो आप एक्सपोर्ट में जाओगे। अब 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक आप इसको टेम्पलेट की तरह सेव कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। तो आप एक्सपोर्ट करोगे, कुछ सेकंड लेगा, ये आपको पीडीएफ बना के जनरेट कर देगा। अब आप देख सकते हो पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये हमारा सबसे पहला स्लाइड था जिसके ऊपर हम लोग कुछ एनालिसिस कर रहे थे। ये हमारे बाकी के 2 मेन स्लाइड्स हैं जो डैशबोर्ड अभी तक हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग कर दोगे आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। अभी तक के हिसाब से बेसिक डैशबोर्ड है। अब इसको आपको सेव करना है, तो बहुत ईजी तरीका है। आप यहाँ पे जाओ सेव बटन में, और यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो सेव एज पीडीएफ होगा प्रिंटर के अंदर। यहाँ पे जो पेज नंबर आपको सेव करना है, तो मुझे करना है पेज नंबर 2 सेव, ठीक है, जो कि है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। इसको आप करोगे सेव पे, तो आपसे ये फाइल का नेम पूछेगा, ठीक है। तो आप अपना इसका नाम दे सकते हो कि ये मेरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, ठीक है, और इसको आप सेव कर सकते हो। तो ये हमारा एक पीडीएफ सेव हो गया। सेम इसी तरीके से आप दोबारा सेव बटन पे जाओ, और इस बार हम लोग अपना 3rd स्लाइड जो कि हमारा कस्टमर रिपोर्ट था, इसको भी हम लोग सेव करेंगे, और इस बार मैं इसको बोल दूंगा क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट कस्टमर, ठीक है, और फिर से मैं कर दूंगा सेव। तो हमारे दोनों जो डैशबोर्ड है वो अलग अलग पीडीएफ में सेव हो गए। अब एक काम करते हैं, सपोज करो अगर आपको ये पहला वाला जो पेज था, ये पेज 1 नहीं चाहिए एक्सपोर्ट में, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसमें हाइड का ऑप्शन है, आप उसको हाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो एक आई आइकन बन जाएगा, मतलब वो हाइड हो गया। अब आप सिर्फ यही दोनों जो आपके पेजेस हैं वही एक्सपोर्ट होगा। और एक बार आपका पीडीएफ सेव हो जाए तो उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो जेपीजी फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका अगर आप चाहो तो वापस मैं इसका हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ पेज का, तो ये भी ठीक हो गया। इस पर आप दोबारा काम कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं गिटहब पर, और जो भी हमने फाइल सेव किया उसको अपलोड करते हैं एक रिपोजिटरी बना के, और फिर उसको एक लिंक जनरेट करते हैं। तो ये आगे हम लोग गिटहब पर, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं रिपोजिटरी पे, और यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिल जाएगा, यहाँ पे न्यू मिलता है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम देना होगा। तो मैं नेम दे रहा हूँ क्रेडिट कार्ड अंडरस्कोर डाल रहा हूँ मैं, क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल डैशबोर्ड।
तो ये हमारा नेम हो गया रिपोजिटरी का। आप नेम कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो जैसे पावर BI डैशबोर्ड, ठीक है, और ये पब्लिक होना चाहिए ताकि सब लोग दे सकें। ऐड रीड मी फाइल मैं सजेस्ट करता हूँ ऐड कर दो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर आप करोगे क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है, कुछ सेकंड्स लेगा ये। तो आप देख सकते हो आपका रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आपको सिंपल फाइल्स अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आप क्लिक करोगे ऐड फाइल्स में, यहाँ पे जाओगे अपलोड फाइल, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे चूज़ योर फाइल्स पे, ठीक है। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका फाइल्स कहाँ पे है। तो मैंने अपना सारा का सारा फाइल्स सेव कर रखा है डाउनलोड्स के अंदर, क्रेडिट कार्ड डैशबोर्ड प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सारी फाइल्स मुझे अपलोड करनी है, तो आप सबको सेलेक्ट कर लो। तो आप देखो 2 हम लोगों ने जो अपने रिपोर्ट्स बनाए, ट्रांजैक्शन और कस्टमर रिपोर्ट्स, और ये मेरा वीकली इनसाइट्स है। तो जो आपको PPT दिखा रहा था वो उसको मैंने PDF में कन्वर्ट कर रखा है, और ये हमारा चारों डेटा सेट है। तो आप इसको करोगे Ctrl A और कर दोगे ओपन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोडिंग 1 of 7 फाइल्स। अगेन कुछ सेकंड्स लेगा ये और सारी फाइल्स आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो हमारी सारी की सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। अब सिंपल आपको जाके करना होगा कमिट चेंजेस। अब आप यहाँ पे देखो हमारा सारा का सारा जो भी रिपोजिटरी था, मतलब रिपोजिटरी बन गया है, उसके अंदर सारी फाइल्स आ गई हैं, ठीक है। अगर आप कोई फाइल्स देखना चाहो, जैसे कि पहले हम लोग PDF ये वाला देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड वीकली स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने ये 5 टॉपिक्स पे बात करा था। ये 3 प्रोजेक्ट्स पहले बन चुके हैं। ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, ये डेटा इंपोर्ट करने का तरीका था, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे मोर पेजेस, तो और पेजेस लोड हो जाएंगे। डेक्स क्वेरीज हो गई, ये प्रोजेक्ट्स के इनसाइट्स हो गए, ऐड टू रिज्यूमे हो गया, और ये फिर कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा इनसाइट्स आपका इसमें आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखो PDF पे क्लिक करता है, जो कि आपका रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकता है PDF का, ठीक है। तो आप अपने रिज्यूमे में इसका लिंक शेयर कर सकते हो। तो कोई भी रिक्रूटर या जो भी आपके रिज्यूमे देखता है वो यहाँ पे आके आपका प्रोजेक्ट चेक कर सकता है विद द डेटा सेट। आपको चारों डेटा सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। वापस मैं आता हूँ। अब इसका लिंक कैसे शेयर करोगे, आप इस पेज पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा यूज़र नेम, आप सिंपल इस पर क्लिक करो जो आपका डैशबोर्ड का नेम दिया हुआ है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेम। उसको आप कॉपी कर लो उस लिंक को, और जिसको भी आप दोगे, ठीक है, जैसे मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे जा रहा हूँ, उसको पेस्ट करूँगा उस लिंक को, तो वो उसी पेज पे आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल जो अभी हम लोगों ने बनाया, आप उसी पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। और थोड़ा सा रिपोजिटरी को और अच्छा बनाने के लिए और इंसाइटफुल बनाने के लिए यहाँ पे आप रिपोजिटरी के अंदर कुछ अपने इंसाइट्स और प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव, उसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो पेंसिल आइकन बना हुआ है। वैसे ये सारा चीज़ें मैंने अपने गिटहब वाले वीडियो पे बता रखा है, बट यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और जो भी है ABC ये आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आपने क्या क्या स्टेप्स किए इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या इंसाइट्स जनरेट हुआ। और जब आप सब कुछ यहाँ पे कर लोगे तो आप करो कमिट चेंजेस, कमिट। तो आप देख सकते हो अब सब एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रॉपर डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर बन जाएगा एक रिपोजिटरी, क्योंकि जब कोई इस रिपोजिटरी पे आएगा तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल दे सकता है बिना किसी फाइल को टच किए। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो। अब चलते हैं अपने सबसे फाइनल स्टेप पे। इस रिपोजिटरी को हम लोग शेयर करेंगे अपने लिंक्डइन अकाउंट पर। और हाँ, जो लोग इस वीडियो में यहाँ तक आ गए उनके लिए एक गुड न्यूज़। आप इस प्रोजेक्ट को जब लिंक्डइन पर शेयर करोगे तो उनमें से मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगा बेस्ड ऑन कि आपने डैशबोर्ड कैसा बनाया, इंसाइट्स कैसे लिखा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। उसके बाद हम लोग कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं कैरियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड, या जो भी आपके डाउट्स हैं। तो जल्दी से चलते हैं लिंक्डइन पर, उस प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं। तो ये आ गया मैं लिंक्डइन पर अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पे मैं आऊँगा क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो। तो जैसे मैं लिखूँगा, अब इसके बाद आप इसमें बेसिक चीज़ें लिख सकते हो जो कि मैंने आपको रिपोजिटरी में बताया था, जैसे कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, जैसे आपने डेक्स क्वेरीज क्या क्या यूज़ करी, फंक्शंस क्या क्या यूज़ करी। अगर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग कुछ आता है आपको तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आप इंसाइट्स लिख सकते हो। इंसाइट्स हो गया। इसके बाद अगर आपके पास कोई नेक्स्ट स्टेप्स हैं तो वो आप लिख सकते हो, या आप कोई रिकमेंडेशंस देना चाहते हो बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, है ना, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और जब आप सब कुछ यहाँ पे कर लोगे तो सबसे लास्ट में आप डालोगे गिटहब प्रोजेक्ट लिंक, ठीक है। और यहाँ पे अपना दे सकते हो आप लिंक, लिखना तो लिखो, अदरवाइज हटा दो आप। और यहाँ पे आप रिपोजिटरी का लिंक जो मैंने आपको बताया था, याद है, यहाँ पे ऊपर जो टॉप में लिंक था वो मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे, तो आपको ये लिंक मिलेगा। इसको आप करो कॉपी और यहाँ पे आके चुपचाप पेस्ट। एक चीज़ और, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप मुझे उसमें ऐड कर सकते हो, टैग कर सकते हो मुझे, या जो भी लोग ऑलरेडी जैसे डैशबोर्ड्स और इनसाइट्स, आपको डैशबोर्ड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, उससे क्या होगा, आपका रीच बढ़ेगा।
उससे अगर मैं आपके पोस्ट पे लाइक या कमेंट करता हूँ तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पर, जितने मेरे कनेक्शंस हैं, वो सब आपके पोस्ट को देख सकते हैं ना। तो आपकी रीच बढ़ेगी, आपका हेल्प बढ़ेगा, प्लस मुझे पता लगेगा कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो थोड़ा सा खुशी मिलती है। ठीक है, तो आप मुझे टैग कर सकते हो कि गाइडेड बाय, ऐसे लिखते हैं लोग, है ना, गाइडेड बाय, और आप सिंबल लगाओगे @ का। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे ऋषभ, तो आपको कहीं ना कहीं ऋषभ मिश्रा भी लिखोगे तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे ऋषभ काफ़ी बार होता है, ऋषभ में नहीं आता, तो आप पूरा लिखो ऋषभ मिश्रा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीनियर डेटा एनालिस्ट ये वाला। तो आप इसको सेलेक्ट कर दो, तो आप देखो ये बोल्ड लेटर में आएगा, इसका मतलब ऋषभ मिश्रा वाला जो है ये टैग हो गया है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना होगा, यहाँ जाके पोस्ट करना होगा। एक चीज़ और कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप क्रॉस करो और यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। आप मोर ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे मिलेगा ऐड अ डॉक्यूमेंट, चूज़ अ फाइल, और यहाँ पे हम लोग आगे अपने डाउनलोड्स जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें से आप जो भी चाहो उस डैशबोर्ड को ऐड कर सकते हो। तो जैसे मुझे चाहिए कस्टमर रिपोर्ट, क्योंकि देखने में थोड़ा सा सुंदर है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक है, और इसको कर दूंगा डन। तो आप देखो यहाँ पे ये मेरा पोस्ट में अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंपली यहाँ शेयर कर सकते हो। अगर चाहो तो इसमें आप हैशटैग भी ऐड कर सकते हो सबसे लास्ट में। यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे लिखो हैश, जैसे आप इंस्टाग्राम और बाकी जगह यूज़ करते हो, सेम उसी तरीके से हैशटैग पावर BI। तो इस तरीके से आप कुछ और रेलेवेंट जो हैशटैग्स हैं उनको आप लगा सकते हो, और जैसे आप क्लिक करोगे पोस्ट, आपका पोस्ट लाइव हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे शेयर करना है। और ये जो सेम लिंक है ना, ये जो हम लोगों ने गिटहब का लिंक को कॉपी किया था, इसी लिंक को आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, रिज्यूमे में जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे इसको एज अ हाइपर लिंक आप ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।